स्वागत है दोस्तों, मनवा की गहराइयों और उसके जुनून में। आपका स्वागत है मनवा का नरक में। हंटर्स नाउ नामक एक टीवी शो पर एक होस्ट रात के विशेष अतिथि ए रैंक हंटर इबुकी यूगो की घोषणा करने के तुरंत बाद हंटर्स के बारे में बात करना शुरू करती है। होस्ट यूगो से ग्रेट स्नोफील्ड डंजन में उनकी हालिया जीत के बारे में पूछती है। इस बीच हमारा एमसी इस हंटर को अपनी फ्लेम मेज क्लास के बारे में शेखी बघाड़ते हुए देख रहा है। वह नानामिया सुकासा है, एक 23 वर्षीय युवक जो इंटरव्यू से काफी चिढ़ा हुआ लग रहा है। वह देखता है कि कैसे दर्शक दीर्घा में हर कोई इबुकी यूगो को बहुत सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा है। यह सब देखकर सुकासा सोचता है कि वह उस प्रसिद्ध व्यक्ति की तरह क्यों नहीं हो सकता। एस रैंक होने के बावजूद उसके स्टैट्स हास्यास्पद रूप से कम हैं। वहां से हमें अतीत में ले जाया जाता है जब दुनिया काल डंजन्स के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। कहीं से भी हर जगह रहस्यमयी पोर्टल उभर आए जो अज्ञात क्षेत्रों की ओर ले जाते थे। ये स्थान रास्तों की रखवाली करने वाले जालों और खतरनाक राक्षसों से भरे हुए थे, लेकिन उनमें अमृत जैसी रहस्यमयी वस्तुएं भी थीं जो किसी भी चीज को ठीक कर सकती थीं, और ड्रैगन के सिंग भी थे। इस कारण से जो कोई भी इन खजानों को हथियाने में कामयाब रहा वह बेहद अमीर बन गया। उसी समय कुछ लोगों में विशेष अलौकिक शक्तियां जागने लगीं। जो व्यक्ति सामान खोजने के लिए डंजन में प्रवेश करते थे उन्हें हंटर्स कहा जाता था। इसके साथ ही समाज पूरी तरह बदल गया और अर्थव्यवस्था अब डंजन पर आधारित है। इस तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप हारने वाले लूजर थे, क्योंकि हमारे एमसी जैसे किसी व्यक्ति को भी मौका मिल सकता था। आशा से भरकर वह अपनी स्टेटस को देखता है, जो उसकी क्लास को एक एस रैंक ट्रैप मास्टर के रूप में दिखाता है। उसकी विशेष क्षमता उसे एक डंजन के सभी ट्रैप्स को अपने नियंत्रण में लाने की अनुमति देती है। खतरों से भरी जगह में जालों को नियंत्रित करना मूल रूप से पूरे डंजन को नियंत्रित करने के समान है। इस कारण से निनोमिया सुकासा बहुत उत्साहित हो गया जब उसने इस पूरी तरह से ओपी क्लास को जागृत किया। वह दिन उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था, लेकिन वह 2 साल पहले की बात थी। कहानी उस समय के फ्लैशबैक में जाती है जब उसने अपना हंटर लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश की थी और मूल्यांकनकर्ता ने उसे अपना कौशल दिखाने के लिए कहा था। आत्मविश्वास से भरकर हमारा एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी क्षमता को सक्रिय करने के लिए चिल्लाता है। वह सबके सामने लकड़ी के लक्ष्य पर ट्रैप एक्टिवेशन का उपयोग करने की कोशिश करता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब क्षमता सक्रिय ही नहीं होती और बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। प्रशिक्षक भ्रमित हो जाता है और बच्चे से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। पूरी तरह शर्मिंदा होकर निनोमिया सुकासा कहता है कि यह कुछ भी नहीं है और एक बार फिर कोशिश करने के लिए कहता है। फिर वह लकड़ी के खंभे पर दोनों हाथ रखता है और फिर से अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश करता है। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं होता, जिससे बेचारा लड़का पूरी तरह हताश हो जाता है। मूल्यांकनकर्ता इस पूरे दृश्य से अपना धैर्य खोने लगता है। इस बीच हमारा एमसी घबरा रहा है क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्या हो रहा है। दर्शक उस पर हंसने लगते हैं जबकि प्रशिक्षक उसे तिरस्कार की दृष्टि से घूरता है। इसलिए आदमी पूछता है कि वह क्या कर रहा है, और सुकासा हताशा में अपने कौशल को समझाने की कोशिश करता है। विवरण दिखाता है कि यह डंजन के अंदर जालों को सक्रिय करने के लिए मजबूर करता है। वहां से उसे एक विचार आता है और उसे एहसास होता है कि कौशल केवल असली जालों पर ही काम करना चाहिए, लेकिन मूल्यांकनकर्ता बस उसे गंदी नजर से देखता रहता है। इसके साथ ही आदमी कहता है कि कभी कभी झूठे लोग अपनी रैंक बनाकर आ जाते हैं। बच्चा बहस करने की कोशिश करता है, अपनी स्टेटस स्क्रीन दिखाता है और दावा करता है कि वह एस रैंक है। हालांकि प्रशिक्षक पलटवार करते हुए कहता है कि कोई भी दूसरे व्यक्ति की स्टेटस विंडो नहीं देख सकता। हताशा के अंतिम प्रयास में वह एक असली डंजन में परीक्षण किए जाने के लिए कहता है। आदमी तुरंत मना कर देता है, क्योंकि प्रवेश करने के लिए आपको लाइसेंस और युद्ध कौशल की आवश्यकता होती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने पर हमारा एमसी पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब मूल्यांकनकर्ता बस उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि हंटर होने के अलावा और भी काम है। वह जवाब निनोमिया सुकासा को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। उसे वास्तविकता का एक कठोर झटका लगता है। इस वजह से वह हंटर नहीं बन सका और उसे जो नौकरी मिली वह एसोसिएशन में थी। अब एक ट्रेनिंग रूम में हम कई लोगों को अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करते हुए देखते हैं। हमारा एमसी उनके बीच है और बॉक्सिंग में कड़ी मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक पल बाद उसे एक दुष्ट मुस्कान वाले सुनहरे बालों वाले लड़के द्वारा बेरहमी से नीचे गिरा दिया जाता है। गुंडा उसे अपना काम ठीक से करने के लिए कहता है और उसके बाल पकड़कर उसे खींचता है। जाहिर है उसकी भूमिका अन्य हंटर्स के लिए ट्रेनिंग के दौरान एक मानव पंचिंग बैग बनने की है। एक शक्तिशाली किक के साथ निनोमिया सुकासा को अपना बचाव करने का कोई मौका दिए बिना दूर फेंक दिया जाता है। भले ही वह अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सका, लेकिन वह एक ट्रेनिंग असिस्टेंट के रूप में नौकरी पाने में सफल रहा। उसी क्षण सुनहरा बालों वाला लड़का करीब आता है और कहता है कि उसे वह अतीत से बहुत अच्छी तरह याद है। वह कहता है कि सुकासा स्कूल में एक लूजर था और परीक्षा में एस रैंक होने के बारे में झूठ बोला था। वह हसाउमा है,
एक पुराना सहपाठी जो अब अपनी भड़ास उस पर निकालता है। पिटते हुए भी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि वह वास्तव में एस रैंक है। यह सुनकर असानुमा और भी क्रोधित हो जाता है और उस पर पूरी ताकत लगा देता है। वह लड़के पर चिल्लाता है कि बस सच स्वीकार कर ले और उसे काफी जोर से लात मारता है। बेचारे लड़के को पीटने के बाद असानुमा पूछता है कि क्या वह आखिरकार उस विचार को छोड़ देगा। आगे असानुमा उस विशेष परमिट का उल्लेख करता है जिसकी गैर हंटर्स को डंजन में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता होती है। अपने सूजे हुए चेहरे के साथ हमारा एमसी उस वादे को याद दिलाता है कि अगर उसने पिटाई खाई तो उसे परमिट मिल जाएगा। गुंडा बस मुड़ जाता है और उसे बुलाने की हिम्मत करने के लिए उसे मूर्ख कहता है। वे दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। उनकी आंखें गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरी हैं, जो दिखाती हैं कि वे पीछे नहीं हटेंगे। इसके सामने असानुमा कहता है कि वह डंजन में जाने की हमारे एमसी की सनक को समझता है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह यह देखने के लिए एक अंतिम परीक्षण का प्रस्ताव देता है कि क्या बेचारा लड़का वास्तव में उसकी मदद के लायक है। वे अन्य हंटर्स से दूर चले जाते हैं और निनोमिया सुकासा पूछता है कि यह किस तरह का अंतिम परीक्षण होगा। गुंडा कहता है कि यह आसान है और लड़के को कागज का एक टुकड़ा पकड़ने के लिए कहता है जिसे उसने थाम रखा है। वह कागज हस्ताक्षरित परमिट है और परीक्षण उसके हाथ से उस दस्तावेज को प्राप्त करना है। हमारे एमसी को आशा की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन असानुमा की बात अभी खत्म नहीं हुई है। दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उसे उन दो लड़कों के हमलों को सहना होगा जो अभी अभी वहां आए हैं। वह उन्हें उन्हीं लड़कों के रूप में पहचानता है जो स्कूल में असानुमा के साथ मिलकर उसे पीटा करते थे। ये जानते हुए भी कि उसकी गंभीर पिटाई होने वाली है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है और वह डंजन जाने की चुनौती स्वीकार कर लेता है। वहां से पिटाई का एक सत्र शुरू होता है जहां लड़का बिना रुके घूंसे और लातें खाता है। ये देखते हुए असानुमा डंजन में प्रवेश करने की लड़के की दृढ़ता से आश्चर्यचकित है। इसके साथ ही असानुमा परमिट लेकर पास आता है और कहता है कि वह इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। वह उसके चेहरे के ठीक सामने दस्तावेज फाड़ देता है और कहता है कि यही वह सटीक कारण है जिससे वह उसे जाने नहीं दे सकता। हमारे एमसी की आंखें लड़के के व्यवहार पर शुद्ध सदमे और गुस्से से फटी रह जाती हैं। गुंडा कागज फाड़ता रहता है और हंसता है, ये कहते हुए कि वह लड़के की उम्मीद से नफरत करता है। निनोमिया सुकासा गुस्से में अपने दांत पीसता है, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्रोध के आवेश में वह असानुमा का नाम चिल्लाता है और उस पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडा तेज है और हमारे एमसी के हाथ को अविश्वसनीय ताकत से पकड़ लेता है। तुरंत बाद एक जादुई खंजर दिखाई देता है और वह बिना सोचे समझे उसे लड़के के हाथ में घोंप देता है। दूसरे लड़के असानुमा के कौशल से प्रभावित हैं और टिप्पणी करते हैं कि हंटर्स कितने अद्भुत हैं। इसके साथ ही सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है कि वह परीक्षण में असफल रहा और हमारे एमसी को बस हार मानने के लिए कहता है। हाथ में खंजर लिए जमीन पर पड़े हुए वह अपने सहपाठी के जाल में फंसने के लिए खुद को कोसता है। वह पहले से ही जानता था कि यह सब झूठ था और गुंडा कभी अपना वादा नहीं निभाएगा। सच्चाई यह है कि परमिट प्रणाली मौजूद है, लेकिन जो कोई भी नागरिक की सिफारिश करता है वह उनके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। इसलिए सिफारिश करने वाले के लिए केवल नुकसान ही है और कोई भी इस तरह का काम तब तक नहीं लेता जब तक कि कोई अमीर व्यक्ति मोटी रकम न दे। कोई भी सिफारिश करने वाला नहीं बनता, खासकर असानुमा तो बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद उसे खुद को पूरी तरह पागल होने से बचाने के लिए किसी चीज से चिपके रहने की जरूरत थी, क्योंकि तमाम चोटों और अपमान के बाद भी उसकी उम्मीद अभी जिंदा थी। उसे विश्वास था कि अगर वह किसी तरह डंजन में जा सका तो उसका बेकार जीवन आखिरकार बदल जाएगा। यही एकमात्र चीज थी जिस पर हमारा एमसी सब कुछ होने के बाद भी विश्वास कर सकता था। अचानक एक रहस्यमयी लाल प्रकाश की किरण शहर के बीचों बीच गिरती है, जिससे हर कोई चौंक जाता है। कोई यादृच्छिक व्यक्ति सदमे में है क्योंकि वह अपने चारों ओर उस किरण द्वारा किए गए विनाश को देखता है। आकाश की ओर देखते हुए वह यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर दुनिया के साथ क्या हो रहा है। ठीक उसी क्षण कोई उसे पीछे से आने वाली चीज से सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। एक सेकंड बाद एक पूरी इमारत हर किसी के सामने ढहने लगती है। उनकी आंखों में हम उस अराजक स्थिति का शुद्ध आतंक और हताशा देख सकते हैं जो सामने आई है। आकाश लाल हो जाता है और देखते ही देखते शहर एक पूर्ण युद्ध क्षेत्र बन जाता है। इस बीच एक बड़ी स्क्रीन पर एक रिपोर्टर ताजा समाचार अपडेट देना शुरू करती है। हंटर एसोसिएशन के अनुसार दुनिया भर में डंजन ब्रेक्स हो रहे हैं। जैसे ही पूरी दुनिया एक विशाल डंजन में बदल जाती है, ऊर्जा की एक किरण छोड़ी जाती है। आबादी पूरी तरह आतंक में डूब जाती है। विनाश और अराजकता तेजी से फैलने के साथ सुकासा डर से जम जाता है, क्योंकि वह शहर को नष्ट करते हुए एक विशाल लाल ड्रैगन को देखता है। वह अपने चारों ओर की अराजक स्थिति से पूरी तरह हताश हो जाता है। खुद को बचाने के लिए लड़का जमीन की ओर गोता लगाता है जैसे ही प्राणी की पूंछ उसके ऊपर से गुजरती है। मलबे के बीच वह लाल आसमान में एक उड़ते हुए राक्षस की छाया देखता है। उसकी आंखें फटी रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि दुनिया एक विशाल डंजन में बदल गई है। इसका सामना करते हुए उसे अपनी ट्रैप मास्टर क्लास याद आती है, जो डंजन के खतरों पर हावी होती है।
एक नीला प्रभामंडल ऑरा उसे घेर लेता है और उसे एहसास होता है कि वह आखिरकार अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। इस विनाशकारी घटना को डंजियन आउटब्रेक के रूप में जाना जाने लगा। उस बिंदु से दुनिया को अलग करने वाले पोर्टल हमेशा के लिए टूट गए। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ हमारा एमसी अपना पहला कौशल ट्रैप स्कैन सक्रिय करता है। वह सोचता है कि अगर दुनिया एक डंजन बन गई है तो उसकी क्षमता को अब काम करना चाहिए। उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं क्योंकि वह अब अपने चारों ओर के सभी जालों को देख सकता है। एक नक्शे जैसा दृश्य उसके पास मौजूद हर खतरे का सटीक स्थान दिखाता है। राहत की सांस के साथ सुकासा को एहसास होता है कि उसकी शक्ति कभी झूठ नहीं थी। अब उसे यकीन है कि वह आखिरकार एक सच्चा हंटर बन सकता है। आमतौर पर पूरे डंजन में बिखरे हुए जाल केवल हंटर्स को परेशान करने का काम करते हैं, लेकिन हमारे एमसी के लिए यह अलग है क्योंकि उसकी शक्ति उसे प्रत्येक जाल का सटीक स्थान दिखाती है। यहां से आगे सब कुछ आसान हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि सभी खतरे कहां हैं। आत्मविश्वास से भरे लुक के साथ लड़के का अब स्थिति पर पूरा नियंत्रण है। अचानक वह एक नाइट राक्षस को सड़क के बीच में एक मां और उसके बेटे का पीछा करते हुए देखता है। बिना दोबारा सोचे सुकासा हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए जमीन से एक लोहे का पाइप उठाता है। उसका मानना है कि एक ट्रैप मास्टर की शक्ति के साथ वह उस प्राणी को हरा सकता है। इस बीच महिला अपने बेटे को दौड़ने के लिए चिल्लाती है क्योंकि राक्षस लगभग उन पर पहुंच चुका है। जल्दबाजी में छोटा लड़का ठोकर खाकर पूरी हताशा में जमीन पर गिर जाता है। उसकी मां घबराहट में पीछे मुड़कर देखती है जब वह देखती है कि उसका बेटा ताकेरू पीछे छूट गया है। प्राणी तब लड़के के ठीक सामने रुकता है, जो डर से जम गया है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ राक्षस अपनी तलवार उठाता है, लड़के पर प्रहार करने के लिए तैयार। एक पल बाद ब्लेड नन्हे ताकेरू की ओर नीचे की ओर लहराता है, लेकिन ऐन वक्त पर हमारा एमसी प्रकट होता है और केवल पाइप का उपयोग करके वार को रोक देता है। गुस्से में वह राक्षस को घूरता है और प्राणी को सामने आने के लिए चिल्लाता है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ सुकासा घोषणा करता है कि राक्षस को खत्म करने के लिए जाल पहले से ही तैयार है, और इस तरह वह अविश्वसनीय फुर्ती के साथ प्राणी के एक हॉरिजॉन्टल स्लैश से बच निकलता है। तुरंत बाद हमारा एमसी राक्षस को सही जगह पर लुभाने के लिए पीछे की ओर कूदता है। इसके साथ ही जिस पाइप का वह उपयोग कर रहा था वह जमीन में ठीक उसी जगह फंस जाता है जहां वह चाहता था। बख्तरबंद नाइट धीरे धीरे करीब आता है, लड़के की रणनीति को नहीं समझ पाता। हमारा एमसी दूर से देखता है जब राक्षस ठीक वहीं कदम रखता है जहां उसने योजना बनाई थी। फिर वह मुस्कान के साथ पुष्टि करता है कि जाल ठीक वहीं प्राणी के नीचे है। उसी क्षण एक नीली रोशनी चमकती है और एक जादुई घेरा बनता है जो खतरे को सक्रिय कर देता है। नीली ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट प्रचंड बल के साथ ऊपर की ओर छूटता है। जाल की शक्ति इतनी अधिक है कि राक्षस के पास बचने का कोई मौका नहीं है। एक विशाल कुल्हाड़ी वाला पेंडुलम दिखाई देता है और प्राणी को काट कर दो टुकड़ों में कर देता है। दृश्य देखकर हमारा एमसी जश्न मनाता है क्योंकि उसकी योजना ने जादू की तरह काम किया। वह सोचता है कि उसकी लड़ने की शैली पर्यावरण में मौजूद जालों का उपयोग करके राक्षसों को हराना है। पृष्ठभूमि में मां ताकेरू को गले लगा लेती है, जो ठीक समय पर बचाए जाने की राहत में रो रहा है। हमारा एमसी मुस्कुराता है, यह देखकर संतुष्ट है कि परिवार आखिरकार सुरक्षित है। हमारा एमसी विचार करता है कि मध्यम स्तर के हंटर्स को भी उस राक्षस के साथ परेशानी होती। अपने थोड़े गंदे चेहरे के साथ वह उस अराजक स्थिति का विश्लेषण करता है जिसने शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। दूर से वह मां और बेटे को सुरक्षित रूप से गले मिलते देखता है। बड़े डर के बाद महिला लड़के को उठाती है और भाग जाती है जबकि सुकासा उन्हें जाते हुए देखता है। अचानक बख्तरबंद नाइट्स का एक समूह प्रकट होता है और उसे एहसास होता है कि वह उनसे एक एक करके नहीं लड़ सकता। समय बर्बाद किए बिना लड़का खतरे से निपटने के लिए एक और क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह अपना हाथ उठाता है और एक शक्तिशाली चीख के साथ क्षेत्र के सभी जालों को एक साथ सक्रिय कर देता है। इसके साथ ही राक्षसों में से एक को एक जादुई घेरे द्वारा अचानक पकड़ लिया जाता है जो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। कौशल जमीन से निकलने वाली ऊर्जा के एक बड़े विस्फोट के साथ सीधे प्राणी पर वार करता है। तुरंत बाद कई नीले गोले अन्य राक्षसों को घेर लेते हैं, जो संकेत देते हैं कि और भी खतरे आ रहे हैं। जबरन सक्रियण फोर्स्ड एक्टिवेशन काम करता है और वह जालों को बिना छुए उपयोग कर सकता है। पत्थरों से दुश्मनों को कुचलने के बाद वह दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है और उसके कौशल में सुधार होता है। यह देखकर वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि एक एस रैंक के रूप में वह नए कौशल सीख सकता है और मजबूत बन सकता है। कुछ नागरिक जो छिपे हुए थे आसमान से बड़े पत्थर गिरते देख हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक सुकासा के पास आता है, मदद मांगता है और पूछता है कि उन्हें कहां भागना चाहिए। हमारा एमसी कहता है कि वह कोई आधिकारिक हंटर नहीं है, लेकिन उन्हें एक सुरक्षित क्षेत्र खोजने की जरूरत है। वह समझाता है कि ये स्थान डंजन के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई राक्षस या जाल नहीं होते। आमतौर पर आपको ऐसी जगह खोजने के लिए एक्सप्लोरेशन टीम की आवश्यकता होगी। नागरिक इस पर हताश हो जाता है, लेकिन सुकासा शांति से कहता है कि उसके लिए यह कोई समस्या नहीं है। मुस्कान के साथ वह नीचे झुकता है
और अपना हाथ जमीन पर रखता है जो नीला चमकने लगती है। वहां से लड़का एक बार फिर अपनी ट्रैप स्कैन क्षमता सक्रिय करता है। उसका तर्क सरल है, लंबे समय से प्रतीक्षित सुरक्षित क्षेत्र खोजने के लिए बिना जाल वाली जगह खोजें। इसके साथ ही वह सबको बताता है कि सुरक्षित स्थान हिगाशिकावा पार्क है और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है। फिर वह आगे कहता है कि इसे काम करने के लिए उन्हें बस उसकी क्षमता पर भरोसा करने की जरूरत है। बहुत कम विकल्प होने के कारण पूरा समूह सहमत हो जाता है और मुक्ति की ओर उसके पीछे दौड़ता है। कुछ समय बाद वे पार्क पहुंचते हैं और पुरुषों में से एक अपनी उपलब्धि का जश्न मनाता है। हर कोई राहत महसूस कर रहा है क्योंकि आसपास कोई राक्षस नहीं है और लड़के की मां धन्यवाद कहती है। महिला और ताकेरू हमारे एमसी की ओर मुड़ते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। अचानक कुछ गलत लगता है और सुकासा पार्क के प्रवेश द्वार पर कुछ अजीब हलचल देखता है। यह देखकर वह थोड़ी पागलपन भरी मुस्कान देता है और तेज गति से दौड़ता है। कहीं ना कहीं वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि अब वह सब कुछ देख सकता है और महसूस करता है कि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी आंखें हैं। इस दृष्टि के साथ वह सोचता है कि यदि बिना जाल वाली जगह सुरक्षित है तो इसका विपरीत भी सच होना चाहिए। जालों से भरी जगह किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की रक्षा कर रही होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारा एमसी अनुमान लगाता है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली छिपा हुआ आइटम हो सकता है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वह खजाना हथियाने के लिए उस स्थान की ओर दौड़ता है जिसे उसने देखा था। वह जानता है कि अगर वह उस वस्तु पर हाथ रख सका तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अचानक उसके पीछे से एक परिचित आवाज आती है जो उसे बिना किसी शर्म के कमजोर कहती है। जमीन पर किसी के जोर से उतरने की आवाज हमारे एमसी का ध्यान खींचती है। वह लड़का उसे एक नकली एस रैंक कहता है और हमारे नायक को विश्वास नहीं होता कि वह किसे देख रहा है। लड़के की आंखें शुद्ध सदमे से फटी रह जाती हैं जब वह अपने सामने वाली आकृति को पहचानता है। वह कोई और नहीं बल्कि असाउमा था, उसका पुराना सहपाठी और उसके अतीत का सबसे बड़ा गुंडा। निनोमिया सुकासा पूरी तरह से जम गया है और सोचता है कि वह लड़का यहां क्या कर रहा है। एक संदिग्ध नजर के साथ हमारा एमसी यह समझने की कोशिश करता है कि गुंडा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुनहरे बालों वाला लड़का अनुमान लगाता है कि सुकासा राक्षसों से बच निकला और शुद्ध भाग्य से वहां पहुंच गया। इसके साथ ही असानुमा पुष्टि करता है कि वहां कोई राक्षस नहीं है बल्कि इसके बजाय कुछ और है। फिर वह चिल्लाता है कि राक्षसों के बजाय उसके जैसे हिंसक लोग हैं और वह आगे बढ़ता है। हमारे एमसी की आंखों में हम गुंडे के चेहरे पर छाए पागलपन का शुद्ध प्रतिबिंब देखते हैं। असानुमा अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है लेकिन सुकासा बाल बाल बचने में सफल रहता है। लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह लड़ाई का समय नहीं है, लेकिन गुंडे को इसकी परवाह नहीं है। वह पलटकर कहता है कि दुनिया तो पहले ही नर्क बन चुकी है। असानुमा के लिए यह एक नई दुनिया है जहां उसके जैसे ताकतवर लोग जो चाहें कर सकते हैं। एक मनोरोगी मुस्कान के साथ वह कहता है कि वह यह परीक्षण करना चाहता है कि क्या लोगों को खत्म करने से उसका स्तर भी बढ़ता है। इस स्थिति का सामना करते हुए हमारे एमसी को एहसास होता है कि उसका पुराना सहपाठी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। लेकिन वह यह भी देखता है कि लड़के की हरकतें अजीब हैं और वह जालों से बच रहा है। गुंडे को एहसास होता है कि उसे देख लिया गया है और एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहता है कि वह उसे अपना रहस्य बताएगा। तुरंत बाद वह किसी तरह का उपकरण दिखाता है और खुलासा करता है कि यही कारण है। हमारा एमसी तुरंत उस वस्तु को ट्रैप लोकेटर के रूप में पहचान लेता है। वह जानता है कि यह एक दुर्लभ और बहुत महंगी वस्तु है जिसे सामान्य हंटर्स नहीं खरीद सकते। असानुमा बेशर्मी से स्वीकार करता है कि उसने अराजकता के बीच एक दुकान से इस वस्तु को लूटा था। अब डिवाइस के साथ वह शेखी बघाड़ता है कि उसने पहले ही क्षेत्र का नक्शा बना लिया है और डरने की कोई बात नहीं है। हमारा एमसी उसे आश्चर्यचकित करने का निर्णय लेता है। फॉस ट्रैप एक्टिवेशन के साथ वह एक हमले वाले खतरे पर ध्यान केंद्रित करता है जो असानुमा के सिर के ठीक ऊपर है। एक चिल्लाहट के साथ लड़का जाल को सक्रिय करता है और मौके पर एक विशाल जादुई घेरा बनता है। गुंडा आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखता है क्योंकि वह कई धातु की प्लेटों को अपनी ओर गिरते हुए देखता है। स्टील की बारिश सुनहरे बालों वाले लड़के पर सीधे गिरती है और वह प्रभाव के दर्द से चिल्ला उठता है। और इस तरह हमारा एमसी जमीन पर पड़े दुश्मन के साथ अपने हमले के परिणाम को देखता है। एक हल्की मुस्कान के साथ वह सोचता है कि उसने आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है। वह अपनी जीत की पुष्टि करने और लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गिरे हुए शरीर के पास जाता है। लेकिन अचानक लड़का अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान बनते हुए देखता है। सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा हो जाता है, उस दयनीय जाल का मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि एक गुलाबी प्रभामंडल उसे घेर लेता है। वह सुकासा को घूरता है और याद करता है कि लड़के ने जाल सक्रियण कौशल होने का उल्लेख किया था। हमारा एमसी सदमे में है जब वह लड़के की पीठ पर एक चिंगारी देखता है और सोचता है कि वह क्या है। वह एक डिफेंस आइटम है जो घातक हमलों को रोकने के लिए एक बैरियर बनाती है। एक विजयी मुस्कान के साथ असानुमा शेखी बघाड़ता है कि उसने पहले ही हमारे नायक को चेतावनी दी थी।
वह आइटम दिखाता है और खुलासा करता है कि उसने इसे अराजकता के दौरान एक उपकरण की दुकान से लूटा था। एक पागल मुस्कान के साथ वह चिल्लाता है कि लोकेटर और अदृश्य ढाल के साथ वह एक इलीट हंटर बन सकता है। वहां से गुंडा आगे बढ़ता है और हमारे एमसी के पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है। वार के बल से लड़का जमीन पर गिर जाता है, अचानक हुए हमले पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। असानुमा उसे कचरा कहता है और उपहासपूर्वक पूछता है कि क्या उसमें वास्तव में एक मनोरोगी नजर के साथ पीछे से उस पर हमला करने का साहस था। वह कहता है कि उसने उसे हमेशा ट्रेनिंग के दौरान मानक प्रक्रिया सिखाई थी। प्रक्रिया पेट में एक घूंसा मारना और प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर करना था। वह हंटर एसोसिएशन को देखने के लिए चिल्लाता है क्योंकि उसकी किंवदंती अब शुरू होती है। लेकिन सुकासा संभल जाता है और अपने हाथ से अगले हमले को रोकने में सफल रहता है। असानुमा शिकायत करता है कि क्योंकि वह एक डी रैंक है, वे उसे केवल बेकार मूल्यहीन डंजन में भेजते हैं। वह क्रोधित हो जाता है, यह कहते हुए कि उसकी शक्ति सीमित नहीं है और वह उच्च स्तर के डंजन में बहुत अच्छा करेगा। इसके सामने हमारे एमसी को एहसास होता है कि उसकी गंभीर पिटाई होने वाली है और उसे इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। उसके हाथों में एक नीला प्रभामंडल दिखाई देता है क्योंकि वह अपनी एक और क्षमता तैयार करता है। फिर वह सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर इशारा करता है और लड़ाई खत्म करने के लिए एक और जाल सक्रिय करते हुए चिल्लाता है। हवा में एक कांटेदार गेंद दिखाई देती है और गुंडा एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ उसका सामना करता है। जाल पूरी ताकत के साथ नीचे आता है, लेकिन असानुमा अपनी तलवार से उसे रोक देता है, चिल्लाते हुए कि वह और मजबूत होने वाला है। एक पागल नजर के साथ असानुमा चिल्लाता है कि वह उच्च स्तर के डंजन में और भी अधिक आइटम प्राप्त करने जा रहा है। विचलित हुए बिना हमारा एमसी दौड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करने के लिए एक और जाल सक्रिय करता है। सुनहरे बालों वाला लड़का आसानी से सब कुछ चकमा दे देता है और चिल्लाता है कि वह उन सभी को खत्म कर देगा जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। सुकासा को एहसास होता है कि यह बेकार है क्योंकि लड़का लोकेटर के साथ उसके हमलों को पूरी तरह से पढ़ रहा है। वह हताश हो जाता है क्योंकि अगर कोई हमला लग भी जाता है तो ढाल के कारण उसका कोई फायदा नहीं होगा। दुश्मन की छाया को देखते हुए वह खुद को घिरा हुआ और जीतने के विकल्पों से पूरी तरह बाहर महसूस करता है। अचानक एक स्टेटस नोटिफिकेशन पॉप अप होता है जो उसे बताता है कि उसने एक नया कौशल हासिल कर लिया है। वह समझ जाता है कि क्योंकि उसने अपनी तकनीक का इतनी बार उपयोग किया, इसलिए बिना ध्यान दिए कौशल की प्रवीणता प्रोफिशिएंसी बढ़ गई। स्क्रीन उसके नए कौशल ट्रैप क्रिएशन को प्रकट करती है, जो जादुई शक्ति का उपयोग करके नए खतरे उत्पन्न करता है। हमारे एमसी को आशा की एक किरण महसूस होती है और वह सोचता है कि शायद इसके साथ उसके पास एक मौका है। इस बीच असानुमा उसे कचरा कहता है और इस बात से नाराज हो जाता है कि लड़का प्रतिक्रिया करने में कितना समय ले रहा है। गुंडा पूछता है कि वह अजीब पोज क्या है। यह न समझते हुए कि सुकासा क्या करने की योजना बना रहा है, हमारा एमसी गुंडे के शब्दों को याद करता है और कहता है कि पहले पेट में घूंसा आता है। नफरत से भरी नजर के साथ वह चिल्लाता है कि वह उस बदमाश को वही देने जा रहा है जो वह चाहता है। वहां से वह अपने नए कौशल का उपयोग करके खुद पर एक जाल बनाने और सक्रिय करने का निर्णय लेता है। एक दृढ़ चीख के साथ वह अपने नए कौशल से अपने ही शरीर पर एक जाल बनाता है। ठीक तभी जमीन से लकड़ी का एक विशाल कुंदा लोग निकलता है और तेज गति से उठता है। असानुमा सदमे में है, यह सोचकर कि आखिर पतली हवा से एक जाल कैसे प्रकट हो गया। गुंडा चिल्लाता है कि उसकी वस्तु ने कुछ भी नहीं पड़ा क्योंकि कुंदा सीधे उससे टकराता है। वार के प्रभाव से सुनहरे बालों वाले लड़के को खुद को बचाने का कोई मौका दिए बिना दूर फेंक दिया जाता है। हमारा एमसी मुस्कान के साथ जश्न मनाता है क्योंकि उसकी जोखिम भरी योजना आखिरकार सफल रही। वह समझाता है कि अपने नए कौशल के साथ वह वहां एक जाल उत्पन्न कर सकता है जहां पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था। इस नई तकनीक के साथ उसे एहसास होता है कि वह जीत सकता है और एक बार फिर जाल सक्रिय करने का निर्णय लेता है। असानुमा घबरा जाता है और चिल्लाता है कि सुकासा जैसे कमजोर के लिए शू से जाल बनाना असंभव है। लड़का कहता है कि उसे खेद है, लेकिन वह अलग है क्योंकि वह एक एस रैंक ट्रैप मास्टर है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह ऊर्जा का एक गोला तैयार करता है और कहता है कि यही कारण है कि वह ऐसा कर सकता है। एक पल बाद हमारा एमसी एक बार फिर ट्रैप क्रिएशन का उपयोग करता है। असानुमा के पीछे एक जादुई घेरा बनता है जो स्थिति पर शुद्ध घबराहट में चिल्लाता है। आसमान से एक विशाल वॉश बेसिन गिरता है और उसके सिर पर बहुत जोर से वार करता है। जमीन पर पड़े हुए गुंडा पूरी तरह से भ्रमित है, यह सोचकर कि आखिर वॉश बेसिन क्या बला है। हमारे एमसी को एहसास होता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह उसकी वर्तमान शक्ति की सीमा है। वह समझता है कि बड़े पैमाने पर जाल बनाने के लिए उसे बहुत अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता है। इस पर असानुमा हंसने लगता है और दयनीय वॉश बेसिन जाल का मजाक उड़ाता है। हालांकि सुकासा खुलासा करता है कि लक्ष्य उसे मारना नहीं था और लड़के को अपने हाथ देखने के लिए कहता है। गुंडा भ्रमित है और कुछ भी न समझते हुए यह देखने के लिए अपने हाथ देखता है कि वहां क्या है। अचानक उसके ठीक नीचे एक लाल जादुई घेरा बनता है
जो एक जाल को सक्रिय करता है। हमारा एमसी समझाता है कि लड़ाई की शुरुआत से ही उस जगह पर एक खतरा पहले से ही था। उस बिंदु पर सुनहरे बालों वाला लड़का समझ जाता है कि वॉश बेसिन उसे सही जगह पर लुभाने के लिए केवल एक चारा बेत था। उसकी आंखें शुद्ध घबराहट से फटी रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वह लड़के की योजना में फंस गया है। जमीन से एक विशाल आरी का ब्लेड निकलता है जो जाल में फंसे लापरवाह शिकार को काटने के लिए तैयार है। ब्लेड सीधे उस पर वार करता है और गुंडा अचानक हुए आश्चर्यजनक हमले के दर्द से चिल्ला उठता है। डर से भरे चेहरे के साथ वह वार से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आरी का प्रभाव इतना तेज है कि वह उसे हवा में उड़ा देता है। उसे अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं मिलता। जमीन पर पड़े हुए और पूरी तरह पीटे हुए असानुमा चोट के दर्द से कराहता है। पूरी हताशा में उसे एहसास होता है कि अब उसके ठीक पीछे एक और जाल है। जाल सुइयों की एक दीवार है जो करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करती है और यह उस पर सीधे वार करती है। दर्द से ऐंठे हुए चेहरे के साथ वह चिल्लाता रहता है क्योंकि खतरा उसे बेरहमी से दबा रहा है। एक पल बाद वह एक और जाल देखता है और हमले से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है। हताश होकर उसे एहसास होता है कि अगर यह जारी रहा तो उसकी अदृश्य ढाल हमेशा के लिए टूट जाएगी। जब वह चारों ओर से खतरों से घिर जाता है तो उसके चेहरे पर शुद्ध आतंक छा जाता है। वह दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही अपने रास्ते में एक और लाल जादुई घेरा देखता है। तभी बिजली का एक शक्तिशाली झटका उसे लगता है, जिससे उसका शरीर बड़े बल के साथ विद्युत प्रवाहित इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाता है। बिजली के झटके से उसके पैर जवाब दे जाते हैं और वह घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाता है। पूरी तरह घायल उसे एहसास होता है कि वह अपनी सीमा पर है और एक और वार घातक हो सकता है। जाने के लिए कहीं भी रास्ता न होने पर लड़का एक और लाल जादुई घेरे के ठीक ऊपर गिर जाता है। वहां से उसकी दिशा में एक नुकीले हुक वाली जंजीर छोड़ी जाती है। तेज गति से अटूट जंजीर उसे पूरी तरह से बांध लेती है, उसके प्रतिरोध और उसकी सभी गतिविधियों को सील कर देती है। हमारा एमसी पास आता है और उपहासपूर्वक पूछता है कि क्या उसने वहां जाल पर ध्यान नहीं दिया। एक विजयी मुस्कान के साथ वह खुलासा करता है कि इस जगह में घातक जालों का एक कॉम्बो गठबंधन है। यह तंत्र उसके जैसे सबसे टिकाऊ घुसपैठियों को भी खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा एमसी कहता है कि यह उसके घातक ट्रैप कॉम्बो का ग्रैंड फिनाले है। इसके सामने आसमान में एक विशाल क्रॉसबो दिखाई देता है, जिसका लक्ष्य सीधे आतंकित गुंडे पर है। शुद्ध घबराहट में असानुमा चिल्लाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है, क्योंकि वह इस तरह मरना नहीं चाहता। इस बीच हमारा नायक देखता है जब शिकार करने वाला क्रॉसबो अपने घेरे हुए शिकार को खत्म करने की तैयारी करता है। तीर सुनहरे बालों वाले लड़के की अदृश्य ढाल पर सीधे वार करता है और प्रभाव से बाधा में दरारें आने लगती हैं। हमले की शक्ति के साथ ढाल 1000 टुकड़ों में बिखर जाती है और गुंडा सोचता है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। विस्फोट का बल लड़के को पीछे की ओर फेंक देता है, जिससे उसे बांधने वाली जंजीरें टूट जाती हैं। बाल बाल बचते हुए तीर अपने लक्ष्य से चूक जाता है और जमीन में धंस जाता है, जिससे गुंडे द्वारा चुराई गई वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। जमीन पर पड़े और पूरी तरह से बेसुध होकर असानुमा मुकाबला करने के बाहर हो जाता है और उसे अंतिम प्रहार की आवश्यकता नहीं है। सुकासा समझाता है कि ढाल जनरेटर टूट गया क्योंकि उसने लगातार बहुत सारे घातक जाल झेले थे। इसके साथ ही वह पास जाता है और ट्रैप लोकेटर को कुचल देता है, इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। हमारा एमसी कहता है कि असानुमा की गलती ट्रैप कॉम्बो पर आइटम की सारी शक्ति का उपयोग करना था। वहां से दीवार की एक दरार से एक रहस्यमयी रोशनी चमकने लगती है। लड़का रोशनी की ओर देखता है और उसे एहसास होता है कि जाल इसी की रक्षा कर रहे थे। एक दृढ़ कदम के साथ वह रोशनी की ओर बढ़ता है, क्योंकि यही वह चीज है जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह दरार से झांकता है और जो वह चाहता था उसे पाने का जश्न मनाता है। दीवार के पीछे उसे एक छिपा हुआ ट्रेजर चेस्ट मिलता है जो अत्यंत दुर्लभ है। ये वस्तुएं मिलना बहुत कठिन है और बहुत कम हंटर्स ही इसे प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस कारण से वे एक भाग्य बड़ी दौलत के बराबर मूल्यवान हैं और जो भी उनका मालिक होता है उसकी शक्ति को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना हमारा एमसी संदूक खोलता है और अंदर से एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा बाहर निकलती है। वहां से ऊर्जा उसके शरीर को घेर लेती है और वह वस्तु की शक्ति के साथ हवा में तैरने लगता है। उसके सामने कई स्टेटस स्क्रीन पॉप अप होती हैं और उसकी जादुई शक्ति पागलों की तरह बढ़ने लगती है। वह याद करता है कि उसकी कमजोरी उसकी शक्ति की कमी थी, यही कारण था कि वह मजबूत जाल नहीं बना सका। लेकिन अब आर्कमेज के ऑर्ब के साथ उसकी जादुई शक्ति एक साथ 7 से बढ़कर 27 हो गई। एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली मुस्कान के साथ वह अपनी नई ताकत का परीक्षण करने का निर्णय लेता है। एक पल बाद तेज धार वाले नाखूनों वाला एक विशाल राक्षस उसके सामने प्रकट होता है। कहीं से भी उसे घेरने वाले कई प्रेंग मेंटिस जैसे प्राणी धमकी भरी नजरों के साथ आ जाते हैं। इसके सामने वह सोचता है कि ये अपनी नई क्षमता का परीक्षण करने के लिए एकदम सही विरोधी हैं, और इसलिए लड़का अपना हाथ उठाता है और एक शक्तिशाली चीख के साथ
अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। पतली हवा से 3 जादुई बुर्ज तरिच प्रकट होते हैं और राक्षसों पर पूरी ताकत से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बुर्ज हेलफ्लेम नामक एक अग्नि हमला करते हैं जो मैदान पर सब कुछ जला देता है। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे एहसास होता है कि ऑर्ब की शक्ति के कारण घातक जाल ने काम किया। अचानक 2 रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देते हैं और विनाश के दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं। वे राक्षसों के शरीरों को आग से पूरी तरह झुलसा हुआ देखकर स्तब्ध हैं। उनमें से एक सोचता है कि क्या ऐसा कुछ करने के लिए पास में कोई एस रैंक हंटर है। छिपते हुए हमारा एमसी पुरुषों को एसोसिएशन के डिफेंस स्क्वाड के रूप में पहचानता है। एक और लड़का दौड़ता हुआ आता है और उन्हें बेसबॉल स्टेडियम की ओर जल्दी करने के लिए चिल्लाता है। वह समझाता है कि मुख्य बल को एरिया बॉस मिल गया है और उसे नीचे गिराने के लिए सभी को मदद करने की जरूरत है। सुकासा बातचीत सुन लेता है और यह जानकर आश्चर्यचकित होता है कि बॉस स्टेडियम में है। एरिया बॉस उस स्थान का सबसे शक्तिशाली राक्षस है और सभी हंटर्स के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि उसे हरा दिया जाता है तो अन्य सभी राक्षस गायब हो जाते हैं और क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्र बन जाता है। हमारे एमसी का मानना है कि यह नियम उस शहर पर भी लागू होना चाहिए जो डंजन में बदल गया है। समय बर्बाद किए बिना पुरुष शुरू होने वाली विशाल लड़ाई के लिए स्टेडियम की ओर दौड़ते हैं। मुस्कान के साथ वह निर्णय लेता है कि इस तरह के प्रतिद्वंद्वी को देखना सार्थक है और वह भी जाने का फैसला करता है। दृश्य बदलता है और हम स्टेडियम को करीब आते देखते हैं जैसे ही शहर पर रात गिरती है। स्टेडियम में कई हंटर्स बख्तरबंद राक्षसों से लड़ रहे हैं जो क्षेत्र के रक्षक प्रतीत होते हैं। रक्षक उनमें से एक विशाल प्राणी का सामना करता है जबकि दूसरा चिल्लाता है कि कमजोरों की वजह से ध्यान न भटकने दें। वह चेतावनी देता है कि एरिया बॉस आने वाला है और उन्हें मुख्य खतरे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक महिला शिकारी टिप्पणी करती है कि भले ही वे निम्न श्रेणी के शिकारियों के लिए कमजोर हैं, फिर भी वे काफी सख्त हैं। इसके साथ ही वह डर जाती है यह सोचकर कि असली बॉस कितना शक्तिशाली होगा। अचानक एक जोरदार कंपन जगह को हिला देता है और हर कोई हाई अलर्ट पर आ जाता है। स्टेडियम का एक हिस्सा ढह जाता है और छाया से एक विशाल प्राणी निकलता है जो सभी को चौंका देता है। राक्षस का मुंह लाल ऊर्जा के साथ चमकने लगता है। एक शक्तिशाली हमले की तैयारी करते हुए राक्षस खुद को एक विशाल लाल ड्रैगन के रूप में प्रकट करता है जो नफरत के साथ शिकारियों को घूरता है। बिना किसी दया के प्राणी आग का एक गोला छोड़ता है जो शिकारियों में से एक पर सीधे लगता है। अन्य लोग हमले की शक्ति और उस बॉस की अकल्पनीय ताकत देखकर सदमे में हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, डरे हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि उस स्तर के राक्षस के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं है। नेताओं में से एक चिल्लाता है कि हर कोई यहां से निकल जाए क्योंकि स्टेडियम ढह रहा है और बॉस आ गया है। अपने प्रभावशाली पंखों के साथ ड्रैगन दिखाता है कि वह इस जगह का असली राजा है। हताश होकर शिकारी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं जबकि नेता सभी को जल्दी करने के लिए कहता है। अपनी शक्तिशाली पूंछ के साथ ड्रैगन एक ही वार में स्टेडियम के स्टैंड के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। प्रभाव का बल शिकारियों को उड़ा देता है। जैसे ही वे अचानक हुए हमले के दर्द में चिल्लाते हैं, महिला शिकारी अपने साथी की मदद करने के लिए बेतहाशा दौड़ती है जिसे चोट लगी थी और वह जमीन पर गिर गया था। विनाश के दृश्य को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उनके पास प्राणी को हराने का थोड़ा भी मौका नहीं है। अपनी चमकती लाल आंखों के साथ राक्षस मनुष्यों को नीची नजर से देखता है जैसे कि वे मात्र कीड़े हों। महिला निराश हो जाती है यह जानकर कि इस राक्षस की शक्ति बिल्कुल अलग स्तर पर है और इस तरह वह प्राणी उस क्षेत्र के सच्चे राजा के रूप में अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है। तभी हमारा एमसी घटनास्थल पर पहुंचता है और एक इमारत के ऊपर बॉस को देखकर हैरान रह जाता है। बिना दोबारा सोचे वह अपना हाथ जमीन पर रखता है और विशाल राक्षस को उसका इंतजार करने के लिए चिल्लाता है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह घोषणा करता है कि वह अभी राक्षस के लिए एक घातक जाल बिछाने जा रहा है। वहां से वह लड़का अपनी जोखिम भरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए ड्रैगन की ओर दौड़ता है। वह सोचता है कि यदि वह उस प्राणी को हरा देता है तो क्षेत्र की लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके साथ वह एक सच्चे ट्रैप मास्टर की शक्ति का उपयोग करके इसे समाप्त करने का निर्णय लेता है। हमारा एमसी फिर अंतिम लड़ाई की तैयारी करते हुए ड्रैगन के आमने सामने आता है। इस बीच अन्य शिकारी उसे वहां से बाहर निकलने के लिए चिल्लाते हैं और उनमें से एक मेडिकल टीम को बुलाता है। नेताओं में से एक आर्टिलरी स्क्वाड को न हिचकिचाने और अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए चिल्लाता है। इसके साथ ही विशाल राक्षस की ओर एक साथ कई जलते हुए तीर छोड़े जाते हैं। केंद्रित हमला ड्रैगन के सिर पर सीधे अत्यधिक बल और शक्ति के साथ लगता है। आशा की एक किरण के साथ नेता जश्न मनाता है और सोचता है कि क्या वे राक्षस को मारने में कामयाब रहे। लेकिन सबके आश्चर्य के बीच प्राणी हमले से विचलित भी नहीं होता और पूरी तरह ठीक लगता है। हमारे एमसी को एहसास होता है कि राक्षस में स्वतः ऑटो रीजनरेशन की शक्ति है और उसने सभी घावों को तुरंत भर लिया है। वह समझता है कि इस तरह के राक्षस को हराने के लिए आपको एक ही बार में एक घातक प्रहार करने की आवश्यकता है। सुकासा सोचता है कि असानुमा की अदृश्य ढाल एक मुसीबत थी, लेकिन यह उससे कहीं अधिक बदतर है।
फिर भी वह हार नहीं मानता और अपनी पूरी शक्ति के साथ विश्वास करता है कि यह प्रतिद्वंद्वी अजेय नहीं है। मन में एक योजना के साथ वह एरिया बॉस को अपनी पूरी ताकत के साथ आने के लिए चुनौती देता है। महिला शिकारी लड़के के रवैये से हैरान है और वह भी चिल्लाने में शामिल होने का फैसला करती है। वह सोचती है कि भले ही वह हमले में मदद न कर सके, लेकिन कम से कम वह टीम के लिए बेट के रूप में काम कर सकती है। ड्रैगन उसकी ओर मुड़ता है और बिना किसी चेतावनी के उसकी दिशा में एक हीट ब्लास्ट छोड़ता है। शुद्ध घबराहट में महिला अपनी आंखें बंद कर लेती है, यह सोचकर कि इस बार उसका अंत करीब है। अचानक वह अपनी आंखें खोलती है और महसूस करती है कि वह किसी रहस्यमयी तरीके से हमले से बच गई है। कहीं से भी हमारा एमसी प्रकट होता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिससे महिला सदमे में रह जाती है। एक टेलीपोर्टेशन जादुई घेरा उन्हें घेर लेता है और शिकारी पूछता है कि वे आखिर कहां हैं। वह शांति से समझाता है कि उसने ऐन वक्त पर स्पेशियल वार्प ट्रैप स्थानिक विकृति जाल का उपयोग करके उसे बचाया। वह डेंजरस वार्प है, एक जाल जो अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य को कहीं और भेज देता है। आमतौर पर यह कौशल एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन यदि नियंत्रित किया जाए तो इसका उपयोग आपातकालीन बचाव के लिए किया जा सकता है। महिला पूछती है कि वह कौन है, लेकिन हमारा नायक कहता है कि उसके पास अभी स्पष्टीकरण के लिए समय नहीं है। फिर वह पीछे हट जाता है और उससे स्थिति के बारे में सभी टीमों को अपडेट करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग करने के लिए कहता है। चेतावनी यह है कि एक निश्चित शिकारी अकेले बॉस से लड़ेगा और उसे शहर की ओर ले जाएगा। शिकारी आक्रोशित है क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से नागरिकों की सुरक्षा के लिए राक्षस को दूर फुसलाया था। वह पलटवार करते हुए कहता है कि निकासी इवैक्यूएशन पहले ही समाप्त हो चुकी है और शहर एक युद्ध क्षेत्र बन सकता है। महिला अवाक रह जाती है जब वह रहस्यमयी लड़के को वापस खतरे की ओर भागते हुए देखती है। इस बीच स्टेडियम में ड्रैगन अपने अनियंत्रित रोष के साथ सब कुछ नष्ट करना जारी रखता है। आग के हमले से अपने लक्ष्य को मारने में विफल रहने पर प्राणी गुस्से में दहाड़ता है। शिकारियों में से एक अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ता है, जो इस सारी अराजकता के बीच घायल हो गया था। नेता कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राक्षस का पुनर्जन्म उन सभी को खत्म कर देगा। अचानक आसमान से एक धातु का वॉश बेसिन हाथ धोने का बर्तन गिरता है और ड्रैगन के सिर पर सीधे लगता है। यह वॉश बेसिन ड्रॉप है, एक ऐसा जाल जो एक हास्यपूर्ण प्रहार के साथ लक्ष्य को अपमानित करता है। हमारा एमसी राक्षस को घूरता है और प्राणी को उसकी ओर देखने के लिए चिल्लाता है। एक ताने भरी मुस्कान के साथ वह किसी भी समय प्राणी का प्रतिद्वंद्वी बनने की पेशकश करता है। ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता है और अपने शक्तिशाली अग्नि विस्फोटों में से एक और तैयार करता है। यह देखकर अन्य शिकारी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वह लड़का क्या सोच रहा है। एक पल बाद बॉस हमारे नायक पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। सुकासा आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ वार को चकमा देते हुए लपटों के बीच से दौड़ता है। शिकारी दृश्य को देखकर सदमे में है और सोचते हैं कि क्या उसके पास उड़ने का कौशल है। हालांकि नेता कहता है कि नहीं, वह बात नहीं थी, क्योंकि उसने देखा कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने देखा कि हमारे एमसी ने हवा में कूदने के लिए ट्रैम्पोलिन ट्रैप का इस्तेमाल किया। हमारा नायक सोचता है कि उसने गर्मी की किरणों से बचने के लिए एक सपोर्ट ट्रैप का इस्तेमाल किया। वह स्प्रिंग अप है, एक जाल जो शिकार को आसमान में लॉन्च करता है और हवाई लड़ाई में मदद करता है, और इसलिए वह हवा में रहते हुए एक बार फिर अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। वहां से एक नया जादुई ट्रम्पोलिन बनता है और वह अपनी अगली चाल के लिए तैयार होता है। इसके साथ वह खुद को लॉन्च करने के लिए ट्रम्पोलिन का उपयोग करता है और ड्रैगन के सिर पर सीधे उतरता है। हमारा एमसी विशाल प्राणी पर पूरी तरह से उतरता है, जो शुद्ध रोष में दहाड़ता है। एक दृढ़ नजर के साथ वह चिल्लाता है कि वह राक्षस को अपने साथ एक विशेष स्थान पर ले गया है। वहां से वह 2 ऊर्जा क्षेत्र एनर्जी स्फीयर्स बनाता है और उनका उपयोग ड्रैगन को जादुई रस्सी से बांधने के लिए करता है, और इस तरह वह प्राणी को उस ग्रैंड मैकेनिज्म की ओर ले जाना शुरू करता है जो उसे उसके विनाश की ओर ले जाएगा। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह शहर के माध्यम से उठता है, राक्षस को अपने अंतिम जाल की ओर खींचता है। इस बीच शिकारियों में से एक रेडियो पर चिल्लाता है कि एरिया बॉस स्टेडियम से बाहर चला गया है। वह चेतावनी देता है कि राक्षस आवासीय क्षेत्र को नष्ट कर रहा है और उसके बगल वाली महिला शिकारी चिंतित हो जाती है। महिला को एहसास होता है कि वे शहर के पावर सबस्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इस पर सुकासा सोचता है कि स्थिति पहले से ही दूसरे शिकारियों के नियंत्रण से बाहर है। अचानक ड्रैगन आग का एक और गोला छोड़ता है और वह चिल्लाता है। अचानक हुए हमले से चौंककर वार उसे सीधे लगता है और वह पूरी ताकत के साथ वापस प्राणी के सिर पर गिर जाता है। अपने चेहरे पर घबराहट के साथ उसे एहसास होता है कि उसकी योजना गलत होने लगी है। समय बर्बाद किए बिना वह अपना हाथ उठाता है और एक बार फिर अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। हमारा एमसी खुद को बचाने के लिए राक्षस के स्नाउट पर ही एक नया खतरा पैदा करता है। जाल उसे टेलीपोर्ट कर देता है और वह एक पूर्ण लैंडिंग के साथ राक्षस के हमले को बाल चकमा दे देता है। हमारा एमसी जश्न मनाता है क्योंकि टेलीपोर्ट ने जादू की तरह काम किया। वह राक्षस को घूरता है और सोचता है कि वह अपने द्वारा तैयार किए गए ग्रैंड मैकेनिज्म के लगभग करीब है।
वहां से लड़का अपना हाथ जमीन पर रखता है और कहता है कि वह मेन कोर्स परोसने वाला है, और इसलिए सुकासा चिल्लाता है, अपनी पूरी ताकत के साथ आखिरी बार अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। कहीं से भी कई बैंगनी जादुई घेरे दिखाई देते हैं जो विशाल प्राणी को चारों ओर से घेर लेते हैं। जंजीर के साथ एक नुकीला हुक राक्षस के लिए प्रकट होने वाला पहला खतरा है। इसके तुरंत बाद अटूट जंजीरें ड्रैगन को बांध लेती हैं, उसकी गतिविधियों को रोक देती हैं। राक्षस के स्थिर होने के साथ एक विशाल कुल्हाड़ी वाला पेंडुलम उसकी ओर नीचे की ओर झूलता है। आयरन एक्स पेंडुलम ट्रैप राक्षस पर विनाशकारी प्रहार के साथ सीधे वार करता है। इसके तुरंत बाद ड्रैगन को हमेशा के लिए काटने के लिए जमीन से एक विशाल आरी का ब्लेड निकलता है। चलती हुई आरी प्राणी को अत्यधिक बल के साथ मारती है, जिससे राक्षस को अकल्पनीय क्षति पहुंचती है। हमारा एमसी समझाता है कि ये बड़े पैमाने के विशेष श्रेणी के घातक जाल हैं, लेकिन वह जानता है कि राक्षस के पुनर्जन्म के कारण यह अंतिम प्रहार नहीं होगा। इस पर वह ड्रैगन की ओर दौड़ता है और कहता है कि वह और भी तीव्र हमलों का उपयोग करने जा रहा है। एक बैटल क्राई के साथ वह अपनी पूरी ताकत से एक बार फिर अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। वहां से बिना रुके ड्रैगन पर पत्थरों की निरंतर वर्षा होने लगती है। तुरंत बाद कई फायर टरेट्स दिखाई देते हैं और पूरी ताकत से प्राणी पर वार करते हैं। राक्षस पत्थरों और लपटों के संयोजन से सीधे टकराता है। खुद को बचाने का कोई मौका न होने पर हमारा एमसी चिल्लाता है कि यह जानवर के लिए पत्थरों और लपटों का नर्क है। वह कहता है कि ये सबसे शक्तिशाली जाल हैं जिन्हें वह इस समय बना सकता है। ड्रैगन के घिर जाने के साथ वह चेतावनी देता है कि प्राणी का पुनर्जन्म तालमेल नहीं बिठा पाएगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने पर राक्षस निरंतर हमले से बचने के लिए आसमान में उड़कर भागने की कोशिश करता है। हमारा नायक तब इसे मौत के आसमान में उड़ने के लिए कहता है, जहां ग्रैंड मैकेनिज्म इंतजार कर रहा है। एक विजयी मुस्कान के साथ वह ऊपर की ओर इशारा करता है और कहता है कि अंतिम जाल ठीक वहीं है। अपना हाथ नीला चमकते हुए वह अंतिम खतरे को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ चिल्लाता है। अचानक आसमान काला हो जाता है और बादलों के बीच एक रहस्यमयी ऊर्जा बनने लगती है। आसमान में एक तीव्र रोशनी दिखाई देती है और ड्रैगन का सामना करती है, जो सीधे अपने विनाश की ओर उठता है। थंडरस्पीयर उड़ते हुए शिकार को एक विनाशकारी स्वर्गीय प्रहार के साथ चीर देता है। बिजली का बोल्ट राक्षस की छाती पर सीधे वार करता है, जिससे भारी क्षति होती है और लड़ाई खत्म हो जाती है। वह समझाता है कि यह थंडर स्पीयर ट्रैप है, जो इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली है। हमारा एमसी खुलासा करता है कि वह शुरुआत से ही इस खतरे के बारे में जानता था। बिजली के झटके के साथ विशाल प्राणी तेज गति से आसमान से गिरने लगता, लेकिन शक्तिशाली प्रहार के बावजूद राक्षस की आंखें अभी भी चमकती हैं, जो दिखाती हैं कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एक लाल प्रभामंडल राक्षस को घेर लेता है, क्योंकि वह संभल जाता है और हमले से गुस्से में दहाड़ता है। प्राणी सब कुछ लेकर आगे बढ़ता है और सुकासा हवा में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए एक ट्रम्पोलिन का उपयोग करता है। ड्रैगन सोचता है कि लड़का हताशा के अंतिम प्रयास में केवल जवाबी हमला कर रहा है, लेकिन हमारा नायक खुलासा करता है कि भाले की शक्ति ही इसकी एकमात्र विशेषता नहीं है। इसके साथ वह ट्रांसमिशन टावर को नष्ट करने के लिए एक आयरन एक्स पेंडुलम बनाता है। उसकी योजना क्षेत्र की सभी उच्च वोल्टेज ऊर्जा को एक साथ छोड़ने की है। राक्षस की छाती में लगा भाला एक लाइटनिंग रॉड के रूप में कार्य करेगा, जो सारी बिजली को आकर्षित करेगा। वहां से यह संयोजन एरिया बॉस को खत्म करने के लिए एक विशाल प्रहार बनाता है। प्राणी बैंगनी ऊर्जा में पूरी तरह से घिर गया है, बचने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। एक चीख के साथ हमारा एमसी ड्रैगन से कहता है कि वह उस शक्ति के साथ राख बन जाए जो घातक प्रहार थी। जैसे ही टॉवर की ऊर्जा ने भाले के साथ प्रतिक्रिया की और राक्षस को भून दिया, हमारा एमसी विस्फोट को देखता है और सोचता है कि वह एक सामान्य डंजन में इसे अंजाम नहीं दे पाता। उसे एहसास होता है कि बिजली का टॉवर राक्षस के लिए एक अप्रत्याशित जाल था। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ लड़का जमीन पर उतरता है, आगे जो भी आता है उसके लिए तैयार। वह ड्रैगन के शरीर के पास से गुजरता है और विचार करता है कि यदि दुनिया डंजन बन गई है तो ऐसी चीजें होती हैं। लड़का निष्कर्ष निकालता है कि राक्षस उसी क्षण फंस गया था जब उसने उनकी दुनिया पर आक्रमण किया था। मिशन पूरा होने के साथ एक स्टेटस स्क्रीन दिखाई देती है और उसका स्तर पागलों की तरह बढ़ जाता है। वह सोचता है कि उसने आखिरकार अकेले क्षेत्र को साफ करके साबित कर दिया है कि उसकी शक्ति असली है। वहां से उसे असानुमा से बिना रुके पिटाई खाने के पिछले 2 काले साल याद आते हैं। वह उन दिनों को भी याद करता है जो उसने डंजन का अध्ययन करने और अपने परिवार की चिंता करने में बिताए थे। एक फ्लैशबैक में उसका भाई फोन करता है और उसे खुद को इतना जोर न लगाने के लिए कहता है क्योंकि उनकी मां चिंतित है। समर्थन के लिए उसे धन्यवाद देते हुए भी हमारा एमसी फोन पर कहता है कि उसने कभी हार नहीं मानी। सच्चाई यह है कि वह हमेशा से एक आउटकास्ट व्यक्ति था, तब से जब वह एक छोटा बच्चा था। अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ वह क्षितिज की ओर देखता है, एक नई शुरुआत के लिए तैयार। बॉस के अंत के साथ क्षेत्र के अन्य सभी राक्षस गायब होने लगते हैं। शहर में शांति लौट आती है और जैसे ही वह चलता है उसके पैर के साथ कुछ अजीब होता है।
ड्रैगन के शरीर के सामने खड़े होकर हमारा एमसी अपने अगले बड़े लक्ष्य पर विचार करता है। समय बर्बाद किए बिना वह हंटर एसोसिएशन कम्युनिकेशंस बेस पर जाने का फैसला करता है। उस स्थान का संचार तंत्र आउटब्रेक प्रकोप के कारण ठप था, लेकिन अब जब डंजन जीत लिया गया है तो उसका मानना है कि संचार उपग्रह फिर से काम कर रहा है। संचार कक्ष में पहुंचकर उसे एक दरवाजा मिलता है जो इलेक्ट्रॉनिक कीपैड से बंद है। समस्या को हल करने के लिए हमारा एमसी अपनी ट्रैप क्रिएशन क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लेता है, और इसलिए वह एक यूटिलिटी स्टन बनाता है जो लॉक को निष्क्रिय कर देता है। एक झटके के साथ वह कहता है कि उसे जबरन घुसने के लिए खेद है, लेकिन चूंकि यह एक आपात स्थिति है, इसलिए वह कमरे में प्रवेश करने का फैसला करता है। अंदर लड़के को एसोसिएशन का संचार कक्ष और कई मॉनिटर मिलते हैं। राहत की सांस के साथ उसे एहसास होता है कि भाग्यवश मशीनें अभी भी काम कर रही हैं। जैसे ही वह बैठता है, वह जश्न मनाता है क्योंकि सुरक्षा निष्क्रिय कर दी गई थी और उसे फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं है। वहां से वह उस सिस्टम को रीबूट पुनः आरंभ करता है जो संचार व्यवधान के कारण क्रैश हो गया था। कंप्यूटर क्षेत्र की जानकारी लोड करने के लिए एक फील्ड स्कैन शुरू करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि क्षेत्र लेवल का था और डंजन को पूरी तरह से जीत लिया गया है। हमारा एमसी तब विचार करता है कि राक्षसों के कारण उच्च कठिनाई का मतलब समझ में आता है। एक पैनी नजर के साथ वह स्क्रीन पर कुछ अजीब नोटिस करता है जो उसका ध्यान खींचता है। सिस्टम केवल उसके क्षेत्र का विश्लेषण नहीं कर रहा है, बल्कि देश के सभी डंजन का विश्लेषण कर रहा है। वहां से लड़का समझ जाता है कि एक क्षेत्र मूल रूप से शहर द्वारा विभाजित एक क्षेत्र है। चूंकि पूरी दुनिया एक डंजन में बदल गई है, वह सोचता है कि क्या सिस्टम सब कुछ का विश्लेषण करेगा। सिद्धांत रूप में पूरी दुनिया के सभी डंजन क्षेत्रों को विभाजित करना और उनका विश्लेषण करना संभव होना चाहिए। अचानक कंप्यूटर अपनी गणना पूरी करता है और हमारा एमसी सोचता है कि क्या यह पहले ही हो गया है। हालांकि एक एरर आती है क्योंकि डेटा विशाल है और वह केवल 100 किलोमीटर के दायरे को ही देख सकता है। वैश्विक जानकारी के बिना भी उसे यह जानना होगा कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है। पता चलता है कि उसकी प्यारी माँ और उसकी छोटी बहन अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई हैं। हताश होकर वह उस क्षेत्र के खतरे के स्तर का पता लगाने की कोशिश करता है जहां उसका परिवार रहता है। मॉनिटर के सामने वह उत्सुकता से स्थान के बारे में सिस्टम के उत्तर की प्रतीक्षा करता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब दिखाई देने वाले सभी क्षेत्रों में अ लेवल कॉन्क्वेस्ट डिफिकल्टी दिखाई देती है। उसे अभी मिली जानकारी से उसकी आंखें शुद्ध सदमे में फटी रह जाती हैं। हमारा एमसी घबराहट में खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके चारों ओर सब कुछ अत्यधिक उच्च कठिनाई वाला है, और इसलिए उसे डर है कि केवल उसका शहर ही सुरक्षित है और बाकी सब पहले ही तबाह हो चुका है। एक हताश चीख में उसे एहसास होता है कि संकेत पूर्ण विनाश का नहीं है। स्क्रीन दिखाती है कि सुगितात्सु क्षेत्र स्तर की कठिनाई होने के बावजूद पहले ही जीता जा चुका है। उसके ठीक बाद वह देखता है कि अन्य क्षेत्रों को भी साफ कर दिया गया है या प्रक्रिया में है। वह समझता है कि विभिन्न स्थानों पर शिकारियों ने बॉस को हरा दिया है और संचार बहाल कर दिया है। राहत की सांस के साथ हमारा एमसी आखिरकार पूरी स्थिति को समझ जाता है, क्योंकि वहां से उसे यह आभास होता है कि वह अकेला नहीं है और अन्य नायक भी लड़ाई में हैं। पूर्ण अराजकता के बावजूद राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए कई विजेता उभर रहे हैं। हमारा एमसी तब सोचता है कि क्या विजय का एक नया युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। वह नोट करता है कि पहले से ही कई क्षेत्र हैं जहां राक्षसों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, और इसलिए वह अनुमान लगाता है कि अन्य जिलों के एस रैंक शिकारी बहादुरी से लड़ रहे हैं। यह देखकर हमारा नायक थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसकी चिंता अभी भी बनी हुई है। उसकी प्राथमिकता अब अपने परिवार की सुरक्षा की पुष्टि करना है, इसलिए वह अपनी मां की तलाश करता है। स्क्रीन दिखाती है कि उसका क्षेत्र जीत लिया गया है और उसका मानना है कि वह अब उससे संपर्क कर सकता है। नष्ट हुई सड़क के बीच फोन बजने की आवाज गूंजती है, जो आशा की एक किरण लाती है। वह आखिरकार अपनी मां से बात करने में कामयाब होता है और हताशा में पूछता है कि क्या वह ठीक है। उसकी मां कहती है कि शिकारियों ने वहां स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन वह अपने बेटे को लेकर चिंतित है। हमारा एमसी उसे शांत करता है और कहता है कि वह ठीक है, लेकिन अपनी बहन शियोरी के बारे में पूछता है। उसकी मां के चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं और वह कहती है कि कॉल एक पल के लिए कनेक्ट हुई थी। एक सेकंड बाद सिग्नल हस्तक्षेप के कारण कॉल कट गई, जिससे लड़का तनाव में आ गया। इसके साथ वह अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मां को चिल्लाता है कि वह जहां है वहां से न हटे। अब जब उसकी मां सुरक्षित है तो वह अपनी बहन शियोरी को खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है और हस्तक्षेप के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि वह वेस्ट वार्ड के स्कूल छात्रावास में रहती है और वह तलाश शुरू करता है। स्क्रीन दिखाती है कि वेस्ट वार्ड का डंजन अभी तक जीता नहीं गया है और वहां एक नोटिफिकेशन है। हमारा एमसी सोचता है कि स्थानीय शिकारियों की वह विशेष सूचना क्या हो सकती है। संदेश कहता है कि बॉस अभी भी सक्रिय है, लेकिन संकट टल गया है और उनके पास नियंत्रण है। अचानक स्क्रीन पर एक लड़का दिखाई देता है और कहता है कि वे अब एसोसिएशन के मोहरे नहीं हैं। यह देखकर हमारे नायक को एहसास होता है कि यह एक आधिकारिक संचार नहीं है और किसी ने इसे हैक कर लिया है।
वह आदमी फिर घोषणा करता है कि वेस्ट वार्ड के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। वह सदमे में है क्योंकि उसकी बहन शियोरी के जिले ने अभी अभी स्वतंत्रता की घोषणा की है। अचानक वह चारों ओर घूमता है, चौंक कर, क्योंकि उसने अपने पीछे कुछ अजीब महसूस किया। दरवाजे के माध्यम से वह एक घुसपैठिए की छाया देखता है और महसूस करता है कि प्रवेश की चाबी टूट गई थी। समय बर्बाद किए बिना हमारा एमसी निर्णय लेता है कि जानकारी एकत्र करना समाप्त हो गया है और एक जाल बनाता है। इसके साथ वह हंटर एसोसिएशन के संचार आधार की छत की ओर भागने पर ध्यान केंद्रित करता है। वहां से इमारत के ऊपर बक्सों में से एक पर एक बैंगनी जादुई घेरा बनता है। यह कंफ्यूजिंग लीप ट्रैप है जो उसे बचने के लिए एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट करता है। सांस फूलने के बावजूद वह आपातकालीन पलायन करने में सफल होता है, लेकिन उसकी जादुई शक्ति अपनी सीमा पर है। हालांकि दुर्लभ वस्तु ने उसकी जादुई शक्ति बढ़ा दी थी, लेकिन इसने केवल उसकी अधिकतम क्षमता को ही बढ़ाया था। क्षेत्र के बॉस के खिलाफ तीव्र लड़ाई के कारण उसकी ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। शहर की ओर देखते हुए वह सोचता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है और उसका सेल फोन बजने लगता है। इस पर लड़का डिवाइस उठाता है, यह देखने के लिए कि उस समय कौन फोन कर रहा है। उसके आश्चर्य के बीच स्क्रीन उसकी छोटी बहन शियोरी का इनकमिंग कॉल दिखाती है। बिना दोबारा सोचे वह फोन उठाता है, यह प्रार्थना करते हुए कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हो। उसकी आवाज शोर से भरी है और उसे एहसास होता है कि यह वही सिग्नल हस्तक्षेप है। जैसा कि अपेक्षित था, क्षेत्र की विजय अभी समाप्त नहीं हुई है और वह चिल्लाता है, ये पूछते हुए कि क्या वह ठीक है। गिरती हुई आवाज के साथ शियोरी कहती है कि वह सुरक्षित है और उसे अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। अचानक कॉल कट जाती है और हमारा एमसी अपने फोन को घूरता है, विचारों में खोया हुआ। वह सोचता है कि वह कैसे कह सकती है कि वह सुरक्षित है यदि अभी भी आसपास राक्षस हैं। उसके ऊपर स्थानीय शिकारियों के संदिग्ध प्रसारण ने उसे और भी अविश्वासी बना दिया। इस वजह से वह निर्णय लेता है कि वह अभी अपनी समाप्त हो चुकी जादुई शक्ति के बारे में चिंता नहीं कर सकता। एक दृढ़ नजर के साथ वह चिल्लाता है कि वह अपनी आंखों से शियोरी की सुरक्षा की पुष्टि करने जा रहा है। दृश्य एक हंटर बेस में बदल जाता है जो नागरिकों के लिए एक अस्थायी आश्रय बन गया है। लड़कों में से एक चिल्लाता है कि हर कोई सप्लाईज ले जाए क्योंकि शरणार्थियों को मदद की जरूरत है। तभी एक आदमी नोटिस करता है कि मैजिक पावर रिकवरी पोषण शक्ति बहाली का काढ़ा कम हो रहे हैं। हमारा एमसी तब अपनी ऊर्जा बहाल करने के लिए गए पोषण में से एक पीता है। वह सोचता है कि वह बस कुछ उधार लेगा, क्योंकि यदि वह अपना काम करता है तो यह कोई समस्या नहीं होगी। एक अंतिम घूंट के साथ वह यात्रा की तैयारी के लिए हरा तरल पीना समाप्त करता है। एक पल बाद उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से बहाल हो जाती है और वह लड़ने के लिए तैयार महसूस करता है। वह नक्शे का विश्लेषण करता है और महसूस करता है कि वेस्ट वार्ड तक पहुंचने के लिए उसे 2 अन्य क्षेत्रों से गुजरना होगा। बेस की जानकारी के अनुसार कवाइब और इवातानी डंजन अभी तक साफ नहीं हुए हैं। इस पर वह समझता है कि रास्ते में राक्षसों से लड़ना अपरिहार्य होगा। वह सवाल करता है कि क्या वह अकेले क्षेत्रों को पार कर सकता है। अपने वर्तमान आंकड़ों के साथ यदि वह एक और एरिया बॉस का सामना करता है तो वह जानता है कि वह बड़ी मुसीबत में होगा, क्योंकि उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो सकती है। ऐसा होने से रोकने के लिए हमारा एमसी जानता है कि उसे क्या करना है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह निर्णय लेता है कि उसे अपनी जादुई क्षमता बढ़ाने के लिए लेवल अप करने की आवश्यकता है, और इसलिए वह कुवैत वार्ड में चला जाता है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। लेवल अप करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे ही वह सीमा पार करता है, एक नीली रोशनी दिखाई देती है जो उसकी खतरनाक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। वहां से एक शिकारी के रूप में उसका पहला मिशन, डंजन पार करना, आखिरकार शुरू होता है। एक ऐसी दुनिया जो कुछ दिन पहले तक शांत थी, अब खतरनाक क्षेत्रों वाला एक डंजन बन गई है। भले ही एक क्षेत्र साफ हो जाए, पड़ोसी क्षेत्र में एक और बॉस होता है और लड़ाई अंतहीन जारी रहती है। वह कवाइब वार्ड में प्रवेश करता है, एक ऐसी जगह जहां डंजन नहीं जीता गया है और राक्षस प्रकट हो सकते हैं। अचानक 2 लड़के दिखाई देते हैं और उनमें से एक इशारा करते हुए कहता है कि वह बिल्कुल उन्हीं की तरह एक शिकारी लग रहा है। वे पास आते हैं और हमारे एमसी से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि उनके पास गियर खत्म हो गया है। सुकासा मना कर देता है और लड़का निराश नजर के साथ शिकायत करता है कि हर कोई एक ही बात कहता है। इसके साथ वह आदमी कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है और अपने हाथ पर एक पंजा हथियार सक्रिय करता है, हमला करने के लिए तैयार। हमारा एमसी सदमे में है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह कुछ बदमाश शिकारियों द्वारा लगाए गए घात एम्बुश में फंस गया है। बदमाश शिकारी चेतावनी देता है कि उसे चोट लगने वाली है और अपने पंजों के साथ उस पर झपटता है। इस कारण से हमारा एमसी एक गंभीर नजर के साथ आदमी के तेज प्रहारों को बाल बाल चकमा देता है। उसे एहसास होता है कि ये लोग सामान्य शिकारी नहीं हैं, बल्कि सीधे सीधे ठग हैं। एक पल बाद दोनों अपराधी सुकासा को एक ही बार में पकड़ने के लिए मिलकर हमला करते हैं। इसके सामने लड़का खतरे से निपटने के लिए अपनी ट्रैप क्रिएशन का उपयोग करने का निर्णय लेता है। ठग आत्मविश्वास से मुस्कुराता है जब वह बैंगनी जादुई घेरे को अपने ठीक ऊपर बनते हुए देखता है।
वहां से आसमान से एक विशाल पत्थर गिरता है और विनाशकारी वजन के साथ दोनों पुरुषों को कुचल देता है। दोनों शिकारी जाल के कारण हिलने डुलने में असमर्थ जमीन पर दबे हुए हैं। हमारा एमसी तब सोचता है कि क्या मनुष्यों को हराने से भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। वह सोचता है कि संभावना नहीं है और उसे हिंसक शिकारियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन सुकासा निर्णय लेता है कि उसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है और वह केवल क्षेत्र के राक्षसों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह अनुभव प्राप्त करने के लिए एक विशेष जाल का परीक्षण करने का निर्णय लेता है। दृश्य कवाई वार्ड प्लाजा में बदल जाता है, जहां दो रोबोट राक्षस लाल किरणें छोड़ रहे हैं। पास से गुजर रही एक महिला घबराहट में चिल्लाती है, क्योंकि वह शक्तिशाली हमले की चपेट में आने ही वाली होती है। रोबोटिक प्राणी फिर उसकी ओर मुड़ता है और किसी चीज से भ्रमित लगता है। राक्षस भ्रमित है क्योंकि उसे कहीं से सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। पता चलता है कि वह विसल दौल है, एक जाल जो अपनी आवाज से राक्षसों को लुभाता है। एक पेड़ में छिपकर सुकासा सोचता है कि इस जाल के साथ सभी राक्षस जल्द ही एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। चार प्राणी इकट्ठे होते हैं और वह सोचता है कि अनुभव प्राप्त करने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, और इसलिए लड़का प्रकट हुए रोबोटों से निपटने के लिए एक और खतरा पैदा करने का निर्णय लेता है। अचानक जमीन पर बैंगनी ऊर्जा दिखाई देती है, जिससे वहां मौजूद सभी राक्षस चौंक जाते हैं। प्राणियों में से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर लगे जादुई जाल की चपेट में आ जाता है। झटका इतना तेज है कि राक्षस पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, हिलने डुलने में असमर्थ। उसी क्षण कहीं से एक पिंजरा प्रकट होता है और एक ताला प्रवेश द्वार को सील कर देता है, जिससे लक्ष्य फंस जाते हैं। आयरन केज ट्रैप लोहे के पिंजरे का जाल चार राक्षसों को पकड़ लेता है, जो स्थिति पर हताशा में चिल्लाते हैं। हमारा एमसी तब अपनी योजना के अगले चरण को शुरू करने के लिए पिंजरे के पास जाता है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह तैयार हो जाता है और कहता है कि ट्रैप क्रिएशन शुरू होने वाला। वहां से पिंजरे में फंसे राक्षसों में से एक के सामने सफेद रोशनी का एक दर्पण दिखाई देता है। प्राणी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है और छवि देखते ही जम जाता है। एक पल बाद रोबोट धूल के कणों में बिखरना शुरू कर देता है, कुछ भी न समझते हुए। वह कॉपी मिरर ट्रैप नकल दर्पण जाल है, जो पिंजरे में फंसे राक्षसों को प्रतिबिंबित और मल्टीप्लाई करता है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ हमारा एमसी सोचता है कि इस तरह का जाल सबसे बुरा है। आमतौर पर एक ऐसा खतरा जो दुश्मनों को बढ़ाता है, कोई भी उसे नहीं खोजना चाहेगा, लेकिन पिंजरे के अंदर सुकासा के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह प्राणियों को बहुगुणित होने के लिए कहता है। वह राक्षसों को प्रक्रिया जारी रखने के लिए चिल्लाता है जब तक कि पिंजरा पूरी तरह से भर न जाए। उसका तर्क सरल है, वह जितने अधिक शत्रुओं को हराएगा उसे उतने ही अधिक अनुभव अंक मिलेंगे। एक दृढ़ नजर के साथ लड़का कहता है कि वह उन सभी को एक साथ खत्म कर देगा और वहां से और मजबूत हो जाएगा। पिंजरा एक साथ भींचे जा रहे रोबोटों के हताशा में चिल्लाने से भर जाता है। भरे हुए पिंजरे का सामना करते हुए वह अंतिम तंत्र को सक्रिय करने और पार्टी को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसलिए हमारा नायक अपनी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। पिंजरे के ठीक ऊपर एक विशाल जादुई घेरा बनता है, जो बैंगनी ऊर्जा के साथ चमकता है। अंदर के राक्षस आतंकित हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि कुछ भयानक होने वाला है। आसमान से एक विशाल चट्टान गिरती है और विनाशकारी बड़े पैमाने के वजन के साथ पिंजरे को कुचल देती है। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सुकासा जश्न मनाता है क्योंकि उसकी ट्रैप स्वीपिंग तकनीक ने काम किया। फिर वह राक्षसों को बहुगुणित करने और कुचलने की अपनी रणनीति का नाम एक्सपीरियंस क्यूब रखता है। वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसने अपनी योजना से दर्जनों या सैकड़ों राक्षसों को भी हरा दिया। इस पर कई स्टेटस स्क्रीन पॉप अप होती हैं और उसका स्तर पागलों की तरह बढ़ जाता है। लेवल अप करने के अलावा वह हैरान है क्योंकि उसने एक नया कौशल भी हासिल किया है। स्क्रीन उसके नए कौशल ट्रैप डोमिनेशन को प्रकट करती है, जो जाल प्रकार के राक्षसों को नियंत्रित करता है, और इसलिए वह यह समझने के लिए विवरण को ध्यान से पढ़ता है कि नई शक्ति कैसे काम करती है। हमारा एमसी समझता है कि इसके साथ वह राक्षसों को अपना सहयोगी बना सकता है। अचानक वह चलना बंद कर देता है क्योंकि वह पास में कुछ अजीब हलचल देखता है। वह उसके हमले का एक सर्वाइवर है और वह सोचता है कि यह उसके नए कौशल का परीक्षण करने के लिए एकदम सही है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह क्षमता का उपयोग करने और यह देखने के लिए तैयार हो जाता है कि क्या यह काम करती है। वहां से उसके हाथ में एक हरा जादुई घेरा बनता है जो सक्रिय होने के लिए तैयार है। एक शक्तिशाली चीख के साथ वह अपनी पूरी ताकत से ट्रैप डोमिनेशन को सक्रिय करता है। हरी ऊर्जा प्राणी से टकराती है, लेकिन उसके आश्चर्य के बीच शक्ति तुरंत पीछे हट जाती है। वह सदमे में है क्योंकि क्षमता बस काम नहीं करती है और राक्षस वश में नहीं होता है। सुकासा तब विवरण को दोबारा पढ़ता है और महसूस करता है कि कौशल केवल ट्रैप टाइप मॉन्स्टर्स पर ही काम करता है। इस वजह से तकनीक सामान्य राक्षसों के खिलाफ बेकार है और इसका कोई फायदा नहीं होगा। नए कौशल का उपयोग करने में असमर्थ वह एक फिनिशिंग सॉर्ड बनाता है जो राक्षस को हमेशा के लिए मार देती है। इसके साथ वह सोचता है कि अब जबकि उसका लेवल बढ़ गया है, उसे अपनी बहन श्योरी को खोजने और क्षेत्र की जांच करने की आवश्यकता है।
वह निर्णय लेता है कि उसने जो करने की जरूरत थी उसे बहुत लंबे समय तक टाल दिया है और अब कार्रवाई करने का समय है। और इसलिए हमारा MC अपना हाथ जमीन पर रखता है जो एक तीव्र नीले प्रभामंडल के साथ चमकती है। वहां से लड़का उस स्थान पर मौजूद जालों की खोज करने के लिए अपना स्कैन सक्रिय करता है। अपनी विशेष दृष्टि के साथ वह क्षेत्र का विश्लेषण करता है ताकि यह जान सके कि खतरे कहां हैं और वे किस प्रकार के हैं। स्कैन एक म्यूजियम का खुलासा करता है जहां एक ही स्थान पर कई जाल केंद्रित हैं। गहराई से देखने पर वह कई किलोमीटर लंबे भूमिगत मार्ग की खोज करके हैरान रह जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पाता कि जमीन के नीचे ऐसी संरचना मौजूद है। मुस्कान के साथ हमारा MC खड़ा होता है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि इसका क्या मतलब है। स्थिति का सामना करते हुए उसे एहसास होता है कि उसके पास उस संग्रहालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना लड़का अपने अगले बड़े उद्देश्य की ओर चलना शुरू कर देता है। फिर वह अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचने के लिए एक घने अंधेरे जंगल में प्रवेश करता है। अचानक सुकासा चलना बंद कर देता है और पीछे मुड़ता है, पास में देखी गई किसी चीज से चौंक कर। वह उस घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल झील पाकर हैरान है। झील के कारण वह अनुमान लगाता है कि संग्रहालय उस स्थान के काफी करीब होना चाहिए। एक पल बाद हमारा MC इमारत को खोज लेता है और जश्न मनाता है। जगह मिल जाने के बाद उसे विश्वास है कि भूमिगत मार्ग इमारत के नीचे है और उसकी अंतरात्मा की भावना सही है। समय बर्बाद किए बिना लड़का संग्रहालय में प्रवेश करता है और दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो जाता है। उसके स्कैन के अनुसार इमारत का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से जालों से भरा हुआ है। इस कारण से वह गलती से किसी भी खतरे को सक्रिय करने से बचने के लिए बहुत सावधानी से चलने का फैसला करता है। अचानक वह एक संदूक को हिलते हुए देखता है और चिल्लाता है कि प्राणी पूरे समय बहुत स्पष्ट हो रहा था और इसलिए वह राक्षस पर अपने नए ट्रैप डोमिनेशन कौशल का उपयोग करने का निर्णय लेता है। हरी ऊर्जा संदूक से टकराती है जो कौशल की शक्ति से हैरान और जम जाता है। हमारा MC खुश है क्योंकि तकनीक ने काम किया और अब उसके पास एक नया सहयोगी है। जैसा कि उसे संदेह था, वह एक मिमिक है, एक राक्षस जो खजाने के संदूक के रूप में छिपा हुआ है। यह प्राणी शिकारियों पर हमला करने के लिए संदूक होने का नाटक करता है और इसका अस्तित्व ही एक जाल है। वह स्कैन के कारण राक्षस को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था और समझता है कि इसका क्या मतलब है। एक विजयी मुस्कान के साथ हमारा MC जश्न मनाता है क्योंकि डोमिनेशन एक बड़ी सफलता थी। तब से मिमिक उसका सहयोगी बन जाता है और समझौते पर मुहर लगाने के लिए एक हरा प्रतीक दिखाई देता है। अचानक मिमिक हमारे MC पर कूद पड़ता है जो इस हमले से हैरान है। वह निराश हो जाता है यह मानकर कि जीव उस पर हमला कर रहा है और उसका कौशल विफल हो गया है। इसके साथ ही लड़का जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि उसने अपनी सावधानी छोड़ दी और अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। प्रभाव उसे जोर से फर्श पर पटक देता है और वह अप्रत्याशित गिरावट के दर्द से चिल्ला उठता है। जमीन पर लेटे हुए वह दर्द की शिकायत करता है लेकिन महसूस करता है कि राक्षस बस उसकी गोद में बैठा है। इसके बाद वह जीव एक छोटे पिल्ले जैसा प्यारा चेहरा बनाता है और एक मनमोहक आवाज निकालता है। एक पल बाद छोटा राक्षस हमारे MC के पैर से चिपक जाता है जिससे वह पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि वह जीव किसी अजीब तरह से उससे जुड़ा हुआ लग रहा है। छोटा राक्षस प्यारी आवाजें निकालता रहता है जैसे कि वह नया मालिक पाकर खुश हो। पूरी स्थिति हमारे नायक को थोड़ा असहज करती है लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, भले ही यह थोड़ा विचित्र हो। वह पुष्टि करता है कि डोमिनेशन ने काम किया और राक्षस उसका सहयोगी बन गया। अब जब कौशल की पुष्टि हो गई है तो वह एक गुप्त दरवाजा खोलता है और भूमिगत मार्ग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा MC अगले चरण के लिए अपने नए सहयोगी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसे एहसास होता है कि इतना बड़ा मार्ग यहां पहले मौजूद नहीं था और इसे तब बनाया गया था जब जिला एक डंजन बन गया था। और इसलिए वह अनुमान लगाता है कि यदि कोई स्थान बनाया गया है तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि कोई शॉर्टकट। इसलिए उसका मानना है कि यह मार्ग गंभीर नजर के साथ हर कदम पर लड़ने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारा MC आशा करता है कि शॉर्टकट के बारे में उसका सिद्धांत सही है, लेकिन वह जानता है कि गति के बदले में यह रास्ता निश्चित रूप से भारी खतरों को छुपाता है। अपने नए साथी को देखकर लड़का तय करता है कि वह उसे अब मिमिक नहीं बुला सकता। वहां से अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह छोटे जीव का नाम मिमी रखता है। छोटे राक्षस को यह नाम बहुत पसंद आता है और वह उसे बड़ी चमकदार आंखों से देखता है। अचानक मिमी उस पर कूद पड़ती है और हमारा नायक सोचता है कि इतना उत्साह किस लिए है। फिर वह अपने नए साथी को तैयार होने की चेतावनी देता है क्योंकि यहां से आगे की यात्रा खतरनाक होगी। छोटा जीव एक आत्मविश्वासी आवाज निकालता है, यह दिखाते हुए कि वह लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा MC समझ जाता है कि उसे मदद मिलेगी और इसके साथ वह आगे बढ़ने के लिए बहुत सुरक्षित महसूस करता है। दृढ़ संकल्प के साथ वह विशाल दरवाजे के पास जाता है और यह देखने के लिए उसे खोलता है कि दूसरी तरफ क्या है। जैसे ही वह एक दरार खोलता है, उसका सामना एक काली छाया और एक बहुत ही भयावह बैंगनी ऊर्जा से होता है।
वह आकृति एक विशाल नाइट के रूप में प्रकट होती है, जिसके पास प्रभावशाली और भयानक कवच है। दीवार पर लगी एक मशाल उस क्षेत्र को रोशन करती है, जिससे उसके सामने की जगह के बारे में कुछ और विवरण सामने आते हैं। हमारा एमसी एक शूरवीर की मूर्ति देखता है जो उस राक्षस के बहुत समान दिखती है। वह कमरे का विश्लेषण करता है और देखता है कि वहां केवल मूर्ति है और पीछे की ओर निकास द्वार है। इसके साथ हमारा एमसी मिमी के साथ पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगता है। वह ध्यान केंद्रित नजर के साथ यह देखने के लिए शूरवीर की मूर्ति के पास सावधानी से पहुंचता है कि क्या होगा। वह पहले से ही किसी भी क्षण कुछ अजीब होने की उम्मीद कर रहा था। अचानक पत्थर की मूर्ति जीवित हो जाती है और पूरी शक्ति से हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाती है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना लड़का अपनी एक क्षमता सक्रिय करता है, जिससे उसके हाथ में बैंगनी प्रभामंडल बन जाता है। एक पल बाद पत्थर की एक दीवार प्रकट होती है और राक्षस के वार को सफलतापूर्वक रोक देती है। प्राणी विचलित नहीं होता और उस पर एक और शक्तिशाली हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन जादुई दीवार बल को सहन नहीं कर पाती और ब्लेड के प्रभाव से उसमें दरारें आने लगती हैं। सुकासा तब पुष्टि करता है कि जैसा उसने सोचा था, ये एक ट्रैप टाइप राक्षस है। वह अपने पहले के स्कैन के कारण पहले से ही जानता था कि कमरे में उच्च स्तर का खतरा है। समस्या यह है कि उसका डोमिनेशन मूर्तियों पर काम नहीं करता है और उसे राक्षस के बदलने की जरूरत थी। इस वजह से वह जानबूझकर उसके पास गया, लेकिन कुछ अप्रत्याशित उसे आश्चर्यचकित कर देता है। प्राणी अविश्वसनीय रूप से तेज चलता है और फिर से हमला करने के लिए तैयार होकर उसके ठीक पीछे प्रकट होता है। इसके सामने हमारा एमसी अचानक हुए हमले से बचने के लिए लोहे की दीवार बनाता है। वह स्तब्ध है क्योंकि राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसकी लोहे की दीवार टुकड़ों में बिखर जाती है। इसके साथ ही प्राणी हमारे एमसी की ओर तेज गति से झपटता है। वह बाल बाल बचने में कामयाब होता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि राक्षस बहुत तेज है। शूरवीर बेतरतीब पैटर्न में चलता है, जिससे लड़का उसकी रणनीति से काफी भ्रमित हो जाता है। इन अनिश्चित गतिविधियों के साथ उसे एहसास होता है कि राक्षस किसी चीज को निशाना बना रहा है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वह समझता है कि राक्षस का लक्ष्य उसका ब्लाइंड स्पॉट है, और इसलिए वह ऐन वक्त पर अपनी पीठ पर होने वाले हमले को रोकने के लिए एक डायमंड शील्ड बनाता है। इस पर वह पुष्टि करता है कि प्राणी निश्चित रूप से हमला करने के लिए उसकी पीठ को निशाना बना रहा है, लेकिन चूंकि यह एक ट्रैप राक्षस है, वह जानता है कि जीतने के लिए उसे आमने सामने लड़ने की जरूरत नहीं है। मन में एक योजना के साथ वह राक्षस पर अपने ट्रैप डोमिनेशन का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। हरी ऊर्जा सीधे शूरवीर पर वार करती है, जिससे वह क्षमता की शक्ति से पैरालाइज्ड हो जाता है। कौशल की शक्ति उसे पूरी तरह से घेर लेती है और हमारे नायक को विश्वास है कि लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। हालांकि वह सदमे में है जब उसे एहसास होता है कि भले ही वार लगा हो, लेकिन तकनीक काम नहीं कर रही है। घबराई हुई नजर के साथ वह सोचता है कि आखिर उसका डोमिनेशन पूरी तरह से निष्प्रभावी कैसे हो गया। वहां से वह समझ जाता है कि उसका कौशल स्तर अभी भी उच्च स्तर के राक्षसों के लिए बहुत कम है। विफलता के बावजूद वह हार नहीं मानता और फैसला करता है कि वह तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक यह काम न कर जाए। इसके साथ वह मानता है कि यदि वह राक्षस पर कई बार वार करता है तो कौशल को काम करना चाहिए। वहां से वह अपनी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर ट्रैप डोमिनेशन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह निराश हो जाता है क्योंकि राक्षस बहुत तेज है और पहला वार केवल भाग्य था, और इसलिए उसे एहसास होता है कि तकनीक को सटीक लगाने के लिए उसे राक्षस की गतिविधियों को पढ़ने की जरूरत है। हमारा एमसी तब ध्यान केंद्रित करता है और सोचता है कि एक नए विचार के साथ जीतने का कोई रास्ता जरूर होगा। वह जाल बनाने और वहां से राक्षस को लुभाने के लिए अपना हाथ जमीन पर रखता है। वह अपनी योजना के लिए मंच तैयार करने के लिए अपने ट्रैप क्रिएशन का उपयोग करता है। शूरवीर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन हमारा नायक आखिरी सेकंड में चकमा दे देता है। अचानक प्राणी हिलना बंद कर देता है और पूरी तरह पानी से भीग जाता है। उसका बड़ा जाल पानी का एक बेसिन है जो बिना किसी नुकसान के शूरवीर को भिगो देता है। राक्षस स्थिर खड़ा रहता है, जो अभी हुआ उससे पूरी तरह भ्रमित है। फर्श गीला होने के कारण शूरवीर गुस्से में हमला करता है और लड़का बाल बाल बच जाता है। हमारा एमसी तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी असली योजना शुरू होने वाली है। मुस्कान के साथ उसे एहसास होता है कि मजाक वाले जाल ने राक्षस को आगबूला कर दिया। शूरवीर एक बार फिर झपटता है, लेकिन अब वह पहले जितना तेज नहीं लगता। पता चलता है कि पूरी तरह भीगने के कारण उसकी गतिविधियां फर्श पर पानी के निशान छोड़ रही हैं। इसके साथ हमारा एमसी आखिरकार देख सकता है कि प्राणी कहां जा रहा है। वह समझता है कि पानी के निशानों का पीछा करके वह राक्षस के व्यवहार पैटर्न को पढ़ सकता है, और इसलिए वह निशाना साधता है जहां राक्षस होने वाला है और फिर से अपने ट्रैप डोमिनेशन का उपयोग करता है। हरी ऊर्जा सीधे शूरवीर पर वार करती है, जो क्षमता की शक्ति का विरोध करने की कोशिश करता है। राक्षस पर वार होता है, लेकिन वह विचलित नहीं लगता और अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सुकासा हार नहीं मानता और प्रभावों को जमा करने के लिए लगातार अपने डोमिनेशन का उपयोग करता रहता है। उसका मानना है कि यदि वह राक्षस पर वार करना जारी रखता है
तो तकनीक के प्रभाव बढ़ते जाएंगे। एक अंतिम बैटल क्राई के साथ वह राक्षस पर अपने शक्तिशाली डोमिनेशन में से एक और छोड़ता है। हमारे नायक को भरोसा है कि देर सवेर क्षमता आखिरकार काम करेगी। एक दृढ़ नजर के साथ वह चिल्लाता है कि वह उस उच्च स्तर के प्राणी को अपना सहयोगी बना लेगा। इस बीच मिमी एक खंभे के पीछे छिपकर दूर से लड़ाई देख रही है। शूरवीर हिलना बंद कर देता है और लड़का अपने कौशल का इतना अधिक उपयोग करने के बाद हाँफ रहा है। अपनी माना बार लगभग खाली होने के साथ उसे एहसास होता है कि उसके पास केवल एक और शॉट के लिए ऊर्जा है। इसके सामने वह सोचता है कि क्या वह अपने आखिरी मौके के साथ लड़ाई खत्म कर सकता है। प्राणी उसे सोचने का समय नहीं देता और सब कुछ लेकर एक बार फिर हमला करने के लिए झपटता है, जिसके साथ हमारा एमसी फैसला करता है कि वह इस आखिरी हताश शॉट पर सब कुछ दांव पर लगा देगा। फिर वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है कि क्षमता आखिरकार हमेशा के लिए काम कर जाए, और इसलिए लड़का अपने ट्रैप डोमिनेशन का उपयोग करता है। उसके पास बची हुई ऊर्जा के साथ शूरवीर अंतिम प्रहार के लिए झपटा है, जबकि हमारा नायक अपना जवाबी हमला तैयार करता है। एक दृढ़ चीख के साथ वह उस क्षमता को छोड़ता है जो लड़ाई का रुख तय करेगी। वहां से हरी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट पूरी ताकत के साथ सीधे राक्षस पर वार करता है। इसके साथ ही एक घना धुआं पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लेता है, जिससे कुछ भी देखना असंभव हो जाता है। हाँफते हुए हमारा एमसी अपनी जोखिम भरी योजना के परिणाम को देखने की कोशिश करता है। वह देखता है कि शूरवीर की गतिविधियां रुक गई हैं और सोचता है कि क्या तकनीक ने काम किया। एक पल बाद राक्षस का मर्डरस ऑरा बहुत तेजी से गायब होने लगता है। राहत की सांस के साथ वह जश्न मनाता है क्योंकि उसका सब्जुगेशन पूरी तरह सफल रहा। वहां से वह प्राणी अपनी तलवार को एक भारी प्रभावशाली आवाज के साथ जमीन में गाड़ देता है। उसके आश्चर्य के बीच शूरवीर घुटनों के बल झुकता है और अपने नए मालिक से माफी मांगता है। हमारा एमसी सदमे में है क्योंकि वह प्राणी उससे बात करने में सक्षम था। अभी भी हैरान होकर लड़का पूछता है कि आखिर वह वास्तव में कौन है जिसके पास ऐसी क्षमता है। उसके आश्चर्य के बीच शूरवीर अपना हेलमेट उतारना शुरू कर देता है, यह प्रकट करते हुए कि नीचे कौन है। भारी कवच के नीचे वास्तव में लंबे सफेद बालों वाली एक सुंदर एल्फ थी। योद्धा खुद को पूरी तरह प्रकट करती है, अपना प्रभावशाली और शक्तिशाली रूप दिखाती है। इस खुलासे के सामने हमारा एमसी अभी जो खोजा उससे अवाक रह जाता है। एल्फ कहती है कि वह कोई नहीं है और उसे एक नाम देने और उसे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करने के लिए कहती है। थोड़ा शर्मिंदा होकर लड़का सहमत हो जाता है और सोचता है कि उसे एक उचित नाम की जरूरत है। मुस्कान के साथ वह तय करता है कि अब से उसका नाम जीन होगा। एल्फ भावुक हो जाती है और अपने चेहरे पर शुद्ध खुशी के साथ जीन नाम दोहराती है। बड़े सम्मान के साथ वह नाम स्वीकार करती है और अब से उसे इसी नाम से पुकारने के लिए कहती है। अचानक हमारा एमसी एक अजीब शोर से चौंक जाता है जो कहीं से आता है। वह आवाज वास्तव में छोटी मिमी की थी, जो दृश्य को देखकर शुद्ध ईर्ष्या से चिल्लाती है। छोटा राक्षस जीन पर झपटता है, जो पूरी शांति के साथ उसका सामना करती है। शांति से एल्फ मिमी को पकड़ लेती है और कहती है कि वह यहाँ सीनियर है और वह उसके पद का सम्मान करेगी। हमारा एमसी इस दृश्य से भ्रमित है और महसूस करता है कि राक्षसों में भी हायरार्की होता है। इस पर उसे आभास होता है कि यह इसके लिए समय नहीं है और उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। लेकिन जीन उसे आगे बढ़ने से रोकती है और अपने नए मालिक से थोड़ा इंतजार करने के लिए कहती है। एल्फ समझाती है कि उसे हराकर अगली घटना शुरू हो गई है और बॉस के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। घबराहट में हमारा नायक पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है और योद्धा गंभीर नजर के साथ कहती है कि बॉस जाग जाएगा। वह खुलासा करती है कि वह इस डंजन की गार्डियन है और उसका काम जगह की रक्षा करना है, और इसलिए उसका राक्षस में बदलना और उसके खिलाफ लड़ाई ने बॉस के लिए एक संकेत के रूप में काम किया। एल्फ आगे कहती है कि लड़ाई अपरिहार्य है और राक्षस को हराए बिना बाहर निकलना असंभव है। हमारा एमसी निराश हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने बचने के लिए सबसे आसान रास्ता चुना है। बिना दोबारा सोचे वह फैसला करता है कि वह मार्ग का विचार छोड़ रहा है और वापस सतह पर जा रहा है। हालांकि जीन गंभीर नजर के साथ चेतावनी देती है कि वह बिल्कुल काम नहीं करेगा। वह समझाती है कि दरवाजे को अब मानवीय शक्ति से नहीं हिलाया जा सकता क्योंकि पीछे हटना असंभव है। वहां से योद्धा आगे की ओर इशारा करती है और कहती है कि एकमात्र रास्ता बॉस के कमरे की ओर है। इस पर हमारा नायक पलटकर कहता है कि लड़ना असंभव है क्योंकि उसकी जादुई शक्ति खत्म हो चुकी है। अचानक मिमी उसे कुरेदती है और लड़का मुड़कर देखता है कि उसका छोटा सहयोगी क्या चाहता है। मिमी तब अपना मुंह खोलती है और अपने मालिक के लिए कुछ बाहर निकालना शुरू करती है। हमारा एमसी हैरान है क्योंकि छोटा राक्षस उसे एक मैजिक पोशन देता है। उसके आश्चर्य के बीच ये एक मैजिक पावर रिकवरी पोशन है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। मुस्कान के साथ उसे एहसास होता है कि मिमी के पास भंडारण स्टोरेज की सुविधा है और वह कुछ भी रख सकती है। वहां से वह औषधि लेता है और अगली लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार महसूस करता है। जीन तब पूछती है कि क्या वह एडवांस्ड वाटर मैजिक का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसके बिना ये बेकार। वह समझाती है कि एरिया बॉस लपटों के अवतार जैसा है और उसे एक केंद्रित जल हमले की आवश्यकता है।
हमारा एमसी कहता है कि जल जादू कठिन है और जो जाल उसने उस पर इस्तेमाल किया था वह उसकी सीमा है। इसके साथ वह एक रणनीति के बारे में सोचना शुरू करता है और अचानक मिमी उसका ध्यान खींचती है। छोटा राक्षस एक सवालिया चेहरा बनाता है और हमारे नायक को एक नया विचार आता है। फिर वह जीन से पूछता है कि क्या दरवाजा मनुष्यों द्वारा नहीं खोला जा सकता है, और वह एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ इसकी पुष्टि करती है। हमारे एमसी के मन में एक नई योजना लगती है। फिर वह पूछता है कि क्या उसके और मिमी जैसे राक्षस उनके बचने के लिए दरवाजा खोल सकते हैं। एल्फ उत्तर देती है कि यदि राक्षस हैं तो पीछे हटना शायद संभव होगा। अचानक एक जोरदार कंपन जगह को हिला देता है और वे दोनों हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। जीन समझाती है कि डंजन के स्वामी ने अपना धैर्य खो दिया और सब कुछ लेकर हमला करने का फैसला किया। एक पल बाद कमरे के अंत में लगा विशाल दरवाजा लपटों में घिर जाता है और टूटने लगता है। एल्फ तब अपने मालिक को डिफेंस मैजिक का उपयोग करने के लिए चिल्लाती है क्योंकि लपटें आ रही हैं। समय बर्बाद किए बिना हमारा एमसी खुद को हमले से बचाने के लिए एक बैंगनी बैरियर बनाता है। वहां से आग का एक बड़ा विस्फोट दरवाजे को नष्ट कर देता है और पूरे कमरे को घेर लेता है। लपटें उन दोनों को चारों ओर से घेर लेती हैं और हमारे नायक को उस खतरे का एहसास होता है जिसमें वह है। अपनी जादुई ढाल के साथ वह अपने सहयोगियों को उस आग से बचाता है जो सब कुछ राख कर देती है। दृश्य को देखते हुए लड़का यह देखकर हैरान रह जाता है कि लपटें हवा में एक विशाल फीनिक्स का रूप ले लेती हैं। वह इतनी शक्ति से स्तब्ध है और महसूस करता है कि पूरा कमरा ढहने लगा है। इसके साथ हमारा एमसी मलबे से खुद को बचाने के लिए एक नीली ऊर्जा ढाल बनाता है। छत गिरना जारी रहती है, लेकिन सुरक्षात्मक अवरोध प्रभाव को सहन करने में सफल रहता है। धूल जमने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे एक बड़े जादुई घेरे के ऊपर हैं। अपने चेहरे पर गंभीर नजर के साथ सुकासा समझता हुआ प्रतीत होता है कि क्या होने वाला है। उनके सामने शुद्ध आग से बना एक विशाल प्राणी प्रकट होता है और जीन उसे बॉस बुलाती है। वह राक्षस इनकारनेशन ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है और क्षेत्र का असली बॉस है। वहां से हमारे एमसी को एहसास होता है कि पूरी जगह बिखरने लगी है। इसके साथ वह जानता है कि वह बस वहां खड़ा नहीं रह सकता और सब कुछ ढहने से पहले उसे हिलने की जरूरत है। मिमी की ओर देखते हुए वह कहता है कि उसे एक काम सौंपना है और चाहता है कि उसका सहयोगी अकेले काम करे। फिर वह छोटे राक्षस के लिए फुसफुसाता है कि वह उसी रास्ते से वापस जाए जहां से वे आए थे और वहां से निकल जाए। लेकिन जीन हताशा में चिल्लाती है क्योंकि एरिया बॉस एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। अग्निप्राणी गुस्से में दहाड़ता है और सब कुछ लेकर उन पर झपटता है। खतरनाक स्थिति में बचाव का कोई मौका नहीं छोड़ता। हमारा एमसी एक दृढ़ नजर के साथ राक्षस का सामना करता है और इसलिए वह मिमी को दरवाजे की ओर धकेलता है ताकि छोटा राक्षस समय पर बच सके। अब अकेले लड़का और एल्फ इनकारनेशन ऑफ फायर का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। पीछे मुड़कर देखते हुए हमारा नायक चिंता के साथ चिल्लाता है, अपने छोटे साथी के बारे में पूछता है। उसे राहत मिलती है जब वह देखता है कि मिमी सुरक्षित रूप से निकास द्वार की ओर भाग रही है। उसकी योजना यह है कि चूंकि वह इंसान है, दरवाजा बंद हो जाएगा और उसे भागने से रोकेगा। लेकिन एल्फ ने कहा था कि मिमी जैसे सहयोगी राक्षस दरवाजा खोलकर वापस जा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हमारा एमसी चिल्लाता है कि अब सब कुछ उसके छोटे राक्षस पर निर्भर करता है। बॉस का सामना करते हुए वह लड़ाई को वास्तव में शुरू करने के लिए अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। वह जो जाल बनाता है वह एक रहस्यमयी वर्महोल है जो वस्तुओं को बाहर निकाल सकता है। अग्नि बॉस कोई समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत उन पर पूरी ताकत से हमला करता है। इस पर लड़का जीन को चिल्लाता है कि हमलों की दूसरी लहर आ रही है। प्राणी तब उसे बचाने के लिए अपने मुंह से तेज गति से कई आग के गोले छोड़ता है। एल्फ सामने आती है और लपटों को काटने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करती है। एक फुर्तीली हरकत के साथ योद्धा अपने मालिक को राक्षस के हमले से बचाने में सफल रहती है। मुस्कान के साथ हमारा एमसी जीन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। उसी क्षण वह कहता है कि उसे अब चकमा देने में मदद की जरूरत नहीं है और वह बेट बनेगा। योजना यह है कि जीन राक्षस को स्थिर करने के लिए उसके बाएं पैर पर हमला करे। एल्फ आदेश स्वीकार करती है और कहती है कि वह मिशन पूरा करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह सोचता है कि अब बाकी की योजना छोटे मिमी द्वारा काम पूरा करने पर निर्भर करती है। पहला आदेश उसी रास्ते से संग्रहालय से बाहर निकलना था जिससे वे पहले आए थे। एक पल बाद प्राणी अंधेरे जंगल के माध्यम से तेज गति से दौड़ता है। उसका अंतिम गंतव्य उस जंगल के दूसरी ओर की विशाल झील है। एक दृढ़ नजर के साथ छोटा राक्षस अपना बड़ा मिशन पूरा करने के लिए तैयार होता है। झील के किनारे पहुंचकर मिमी अपने मालिक के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो जाती है। एक बड़ी छलांग के साथ प्राणी योजना के अंतिम भाग को पूरा करने के लिए पानी में कूद जाता है। इस बीच अग्नि बॉस गुस्से में दहाड़ता है और एक और हमले की तैयारी करता है। प्राणी हमला करता है और हमारा एमसी अपना बचाव करने के लिए एक डायमंड शील्ड बनाता है। प्रहार को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए वह हताशा में चिल्लाता है, जीन को पुकारता है। एल्फ तब चिल्लाती है कि उसे एक ओपनिंग मिल गया है और अब आदेश का पालन करने का समय है, और इसलिए वह आगे बढ़ती है
और अपनी तेज तलवार से प्राणी के पैर पर वार करती है। योद्धा से अभी लगे अचानक प्रहार के दर्द से बॉस दहाड़ता है। मौके का फायदा उठाते हुए हमारा नायक राक्षस को फंसाने के लिए अपने वर्महोल का उपयोग करता है। इसके साथ ही राक्षस की गतिविधियां बंद हो जाती हैं और वह उपकरण के नीचे फंस जाता है। वह सोचता है कि अब बाकी सब मिमी और उस विशेष वस्तु पर निर्भर करता है जो उसने ली हुई है। झील की गहराई में मिमी अपना मुंह खोलती है और प्रकट करती है कि उसने पूरे समय क्या पकड़ा हुआ था। वह दूसरा वर्महोल था जो उसके द्वारा बनाए गए पहले वर्महोल से जुड़ जाएगा। जब इसे झील के तल पर रखा जाता है तो जाल डंजन के निकास से जुड़ जाता है। इस स्थिति का सामना करते हुए अग्नि बॉस अब पूरी तरह से फंस गया है और जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। योजना के शुरू होने के साथ अग्नि प्राणी को अपने सिर पर पानी की एक बूंद गिरती महसूस होती है। राक्षस तब वर्महोल को घूरता है, यह न समझते हुए कि आखिर क्या चल रहा है। दृश्य को देखते हुए हमारा एमसी हल्की मुस्कान देता है क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई। बॉस तब हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि पानी की एक विशाल मात्रा गिरने वाली है। वहां से झील का पानी तेजी से नीचे आता है और प्रचंड बल के साथ प्राणी पर वार करता है। राक्षस खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की शक्ति से उसकी लपटें बुझने लगती हैं और इसलिए पूरी जगह उस झरने से जलमग्न होने लगती है जो बन गया है। सुकासा तब जीन को अपने पीछे आने के लिए चिल्लाता है ताकि वह धारा में न बह जाए। समय बर्बाद किए बिना वह अपना हाथ जमीन पर रखता है और फिर से अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। वहां से पानी का रास्ता रोकने के लिए उनके सामने एक विशाल दीवार प्रकट होती है। प्रिजन वॉल एक ऐसा जाल है जो बाहर से आने वाली किसी भी चीज को रोकता है। स्थिति नियंत्रण में होने के साथ वह जश्न मनाता है क्योंकि उसका वाटर टॉर्चर पूरी तरह सफल रहा। वह समझाता है कि बॉस को हराने के लिए उसे वाटर मेजेस की एक सेना की आवश्यकता होती। इस वजह से एकमात्र रास्ता बाहर की झील का उपयोग करना और मिमी को वहां भेजना था। झील में वर्महोल के साथ वह दो बिंदुओं को जोड़ने और पानी लाने में सक्षम हुआ। अग्नि बॉस दर्द में चिल्लाता है क्योंकि पानी बेरहमी से उसकी लपटों को बुझा देता है। प्राणी विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उग्र शरीर पानी से बिखरने लगता है। उसकी लपटें बुझने के साथ विशाल राक्षस की छाती में एक चमकता हुआ कौ दिखाई देता है। जीन चिल्लाती है कि दुश्मन का कोर प्रकट हो गया है और उन्हें इसे अभी नष्ट करने की आवश्यकता है। इस पर हमारा एमसी अपना ट्रैप क्रिएशन उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। एक चिल्लाहट के साथ वह एक जादुई घेरे से एक फिनिशिंग स्वॉर्ड बनाता है। तलवार कमजोर प्राणी पर अंतिम प्रहार करने के लिए तेज गति से उठती है। प्रहार सीधे कोर पर लगता है और बॉस का शरीर पत्थर में बदलने लगता। एक पल बाद प्राणी ढह जाता है और झरना आखिरकार रुक जाता है। दुश्मन के हारने के साथ छत का वर्महोल धीरे धीरे बंद होने लगता है। दूसरी ओर मिमी अपनी विशेष क्षमता से झील के पोर्टल को बंद कर देती है। इसके साथ हमारा एमसी और जीन आखिरकार थोड़ा आराम कर सकते हैं। अचानक नन्ही मिमी पानी के एक पोखर से बाहर निकलती है और मुस्कान के साथ एक प्यारी जश्न वाली आवाज निकालती है। वे जश्न मनाते हैं क्योंकि एरिया बॉस का दमन पूरा हो गया है। इसके साथ ही वह अपने छोटे सहयोगी को धन्यवाद देता है, लेकिन उसके हाथ के साथ कुछ अजीब होता है। अचानक मिमी खुशी से चीखती है और हमारा एमसी एक वस्तु देखकर हैरान होकर घुटनों के बल बैठ जाता है। जादुई शक्ति से ढकी एक दगर बॉस के पत्थर के शरीर में ठीक वहीं धंसी हुई थी। जीन तब समझाती है कि यह क्षेत्र की छिपी हुई वस्तु है और उसे इसे स्वीकार करने के लिए कहती है। हमारा एमसी विचारशील हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी वस्तु के बारे में नहीं सुना था। इसके साथ वह सोचता है कि क्या यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है जिसे पाना कठिन है। एल्फ खुलासा करती है कि वस्तु झील के तल पर थी और पानी के साथ पोर्टल के माध्यम से आई थी। एक विजयी मुस्कान के साथ लड़का अपना नया शक्तिशाली इनाम अपने हाथों में थामता है। वह फिर विचार करता है कि उसने उस झील के तल पर ऐसी वस्तु की कल्पना कभी नहीं की होगी। स्क्रीन हथियार के नाम को मिस्टिक लाइट ब्लेड के रूप में प्रकट करती है, लेकिन अज्ञात प्रभावों के साथ। इसके साथ वह निर्णय लेता है कि वह युद्ध में इसका उपयोग करके हथियार की शक्तियों का पता लगाएगा। अचानक एक जोरदार कंपन जगह को हिला देता है और बॉस का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगता है। सुकासा शोर से चौंक जाता है, लेकिन जीन उसे शांत रहने के लिए कहती है। वह समझाती है कि कंपन दमन के साथ आता है और पैसेज हिल रहा है, और इसलिए मार्ग अगले क्षेत्र के लिए एक रास्ता खोलता है जो कि भागने का रास्ता है। दृश्य बदलता है और हम शहर में इवातानी और कवाबे वार्डों के बीच की सीमा देखते हैं। हमारा एमसी एक मैनहोल से बाहर निकलता है और महसूस करता है कि वह ठीक क्षेत्र की सीमा पर है। वह सोचता है कि सब कुछ के बावजूद वह यहां पहुंचने में सफल रहा, लेकिन एक आवाज उसे पुकारती है। एक आदमी पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है और लड़का स्थिति से चौंककर पीछे मुड़ता है। बिना दोबारा सोचे वह जीन को वापस मैनहोल में धकेल देता है और उसे वहीं छिपने के लिए कहता है। वह अपनी ओर आते पुरुषों के समूह का सामना करने के लिए मुड़ता है। शिकारियों में से एक उसे डांटता है, यह कहते हुए कि आपातकाल के दौरान अकेले न घूमे। हमारा एमसी हंटर एसोसिएशन के रेस्क्यू स्क्वाड की वर्दी को पहचान लेता है। इस पर समूह के नेताओं में से एक दूसरों को उनके गुजरने के लिए रास्ता बनाने के लिए कहता है।
आदमी तब उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या वह एस रैंक हंटर निनोमिया है। मुस्कान के साथ आदमी लड़के की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है कि उसकी प्रतिष्ठा पहले ही फैल चुकी है। वह समझाता है कि हमारे एमसी द्वारा अकेले एरिया बॉस को हराने की अफवाह पहले ही फैल चुकी है। लड़का ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई को याद करता है और स्वीकार करता है कि उसने काफी हलचल मचाई थी, और इसलिए आदमी उसे अपने दल में शामिल होने और उसे समझाने के लिए मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करता है। आदमी कहता है कि वह उसे हंटर के रूप में पंजीकृत करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। हमारा एमसी अवाक है क्योंकि यह वही भर्ती है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। प्रस्ताव के सामने एमसी अपनी मुट्ठी जोर से भींचता है क्योंकि उसे एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। सबके आश्चर्य के बीच वह झुकता है और कहता है कि वह आदमी के प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकराता है। स्क्वाड लीडर सदमे में है और पूछता है कि क्या वह एक स्वतंत्र हंटर के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। बिना किसी और शब्द के लड़का अफसर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में झुका रहता है। इसके साथ आदमी समझ जाता है कि उसके अपने कारण हैं और यह लड़ने की शक्ति हासिल करने का एक अच्छा अवसर था, और इसलिए नेता कहता है कि यदि वह अकेले कार्य करना चाहता है तो ठीक, लेकिन अपने रास्ते में सावधान रहे। वह फिर उसे चेतावनी देता है क्योंकि उसने सुना है कि इवातानी वार्ड में बदमाश शिकारी अपराध कर रहे हैं। हमारा एमसी उन ठगों को याद करता है जिनसे वह मिला था और आदमी के बोलने के तरीके से चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि यदि एसोसिएशन उनके बारे में चेतावनी दे रही है तो वे अधिक खतरनाक होने चाहिए और उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहां से वह जीन को मैनहोल से बाहर निकलने में मदद करता है और कहता है कि अब सब ठीक है। एल्फ पूछती है कि क्या वह उनके साथ शामिल न होने के बारे में सुनिश्चित है, जबकि लड़का मिमी को छेद से बाहर निकालता है। वह पुष्टि करता है, ये कहते हुए कि उसे अब पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दुनिया के डंजन में बदलने के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वह सोचता है कि वह किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, यहां तक कि हंटर एसोसिएशन पर भी नहीं। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह खुलासा करता है कि वास्तव में उसके पास पहले से ही अपने साथी हैं। अपने सहयोगियों की ओर देखते हुए वह आगे कहता है कि वे सबसे भरोसेमंद साथी हैं जिनकी वह मांग कर सकता था। इस पर जीन और मिमी अपने नए मालिक के लिए खुशी से मुस्कुराते हैं। अब इवातानी वार्ड में हमारा एमसी तय करता है कि वह ट्रैप स्कैन के साथ शुरुआत करेगा। इसके साथ वह क्षेत्र की विशेषताओं की पुष्टि करने और सबसे अच्छा रास्ता खोजने के लिए अपना हाथ जमीन पर रखता है। स्कैन स्थान का नक्शा दिखाता है और वह सोचता है कि आखिर इस क्षेत्र में क्या है। अचानक स्क्रीन पर एक विशाल बैंगनी धब्बा दिखाई देता है जिससे लड़का बहुत संदिग्ध हो जाता है। हमारा एमसी सदमे में है क्योंकि उसने अपने स्कैन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। वहां से उसे एहसास होता है कि यह आगे कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है। स्थान का पीछा करते हुए वे इवातानी वार्ड के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं और हमारे नायक को पहले से ही पता है कि क्या करना है। स्कैन में जो स्थान दिखाया गया था वह एक अम्यूजमेंट पार्क है और रहस्यमयी निशान वही है। वह सोचता है कि वह एक ऐसा निशान है जो उसने पहले कभी नहीं देखा और इसे पीछे छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इस पर उसे याद आता है कि उसका लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके वेस्ट वार्ड में अपनी बहन श्योरी को ढूंढना है, लेकिन खतरनाक निशान उसे बहुत परेशान करता है और वह मामले की जांच करने के लिए जगह की छानबीन करने का फैसला करता है। जैसे ही वह चलता है, नन्ही मिमी बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है। हमारा एमसी चलना बंद कर देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। अचानक आसमान से उनके ठीक सामने कंक्रीट का एक विशाल बक्सा गिरता है। कहीं से भी हमारा एमसी सोचता है कि क्या कंक्रीट का बक्सा वही रहस्यमयी निशान है जो उसने देखा था। इस पर वह एक धातु के प्लैक के पास जाता है जो वस्तु के ठीक बगल में है। पट्टिका कहती है, यहां सोता है वह डिस्ट्रॉयर जो किसी भी चट्टान को कुचल देता है। स्पर्श न करें। वह भ्रमित है कि विनाशकारी क्या है और सोचता है कि क्या यह एक ग्रैंड मैकेनिज्म है। जीन उसे चेतावनी देती है, यह कहते हुए कि डिवाइस एक कैटास्ट्रोफी ट्रैप हो सकता है। वह समझाती है कि यह बड़े पैमाने का खतरा है, सामान्य जालों से बहुत अलग और अत्यंत दुर्लभ। वह सोचता है कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना, यहां तक कि हंटर एसोसिएशन के रिकॉर्ड में भी नहीं। इस पर लड़के को गलती से जाल सक्रिय होने का बुरा एहसास होता है और इसलिए वह तय करता है कि वह जितना जिज्ञासु है उनके लिए वहां से निकल जाना ही बेहतर है। समूह फिर पार्क को पीछे छोड़ देता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जंगल में प्रवेश करता है। हमारा एमसी सोचता है कि यह सबसे अच्छा शॉर्टकट है, लेकिन यह अभी भी एक जोखिम भरा दांव है। अचानक वह चलना बंद कर देता है क्योंकि उसे आगे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वह शिकारियों के एक समूह को एक राक्षस से लड़ते हुए देखता है और उनमें से एक पीछे न हटने के लिए चिल्लाता है। लड़का नोटिस करता है कि भले ही वे मजबूत हैं, लेकिन शिकारियों के पास बहुत अनुभव नहीं लगता है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ प्राणी शिकारियों को मारता है जिससे उन्हें कोई मौका मिले बिना वे दूर जा गिरते हैं। यह देखकर हमारा एमसी महसूस करता है कि यदि वह मदद नहीं करता है तो यह केवल समय की बात है कि वहां मौजूद हर कोई मारा जाए। बिना दोबारा सोचे
लड़का शिकारियों के समूह को बचाने की कोशिश करने के लिए लड़ाई की ओर दौड़ता है। अचानक वह अपने कदमों पर रुक जाता है क्योंकि कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया है। कहीं से सुनहरी रोशनी की एक झलक दिखाई देती है और अकल्पनीय गति के साथ प्राणी से टकराती है। एक पल बाद हवा में एक रहस्यमयी महिला शिकारी प्रकट होती है और अपनी तलवार से राक्षस पर हमला करती है। एक ही शक्तिशाली प्रहार के साथ योद्धा जमीन पर वार करती है और एक विशाल शॉक वेव आघात तरंग पैदा करती है। सुकासा पूरी तरह से अवाक है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई में कोई और हस्तक्षेप करेगा। वहां से जीन और मिमी करीब आते हैं और एल्फ चिंता से पूछती है कि क्या उसका मालिक ठीक है। उनके सामने वह विशाल प्राणी जो शिकारियों पर हमला कर रहा था, एक ही बार में पूरी तरह से हार गया। हमारा एमसी अभी भी सदमे में है क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा है कि अभी क्या हुआ। रहस्यमयी शिकारी तब अपने विनाशकारी हमले के बाद शान से जमीन पर उतरती है। अन्य शिकारी हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि राक्षस पलक झपकते ही हार गया। योद्धा उनकी ओर मुड़ती है और अचानक उनकी लड़ाई में कूदने के लिए माफी मांगती है। मुस्कान के साथ वह खुद का परिचय असाहिना यूई के रूप में देती है, जो एसोसिएशन की एक एस रैंक हंटर है। महिला समझाती है कि वह एरिया बॉस की जांच करने के मिशन पर थी और उसने उन्हें छिपे हुए पाया। हमारा एमसी महिला की शक्ति से प्रभावित है और सोचता है कि उसकी चाल अविश्वसनीय थी। वहां से यूई कहती है कि वह साथियों की तलाश कर रही थी और उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। शिकारियों का समूह प्रस्ताव में रुचि रखता है, लेकिन वह कहती है कि एक छोटी सी शर्त है। गंभीर नजर के साथ योद्धा चेतावनी देती है कि मिशन बॉस को खोजने के साथ समाप्त नहीं होता है और लड़ाई निश्चित है। चेतावनी सुनकर शिकारी हल्की मुस्कान देते हैं और उन्हें खतरे की कोई परवाह नहीं लगती। समूह का नेता तुरंत सहमत हो जाता है और कहता है कि वे ए रैंक शिकारी हैं और इसे संभाल सकते हैं। नई साझेदारी के बारे में उत्साहित होकर वे जश्न मनाते हैं और बड़े बॉस के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सौम्य मुस्कान के साथ असाहिना यूई सभी को जाने के लिए कहती है और नए सहयोगी पाकर खुश लगती है, लेकिन अपने विचारों में वह उन्हें मूर्ख बुलाती है, ये जानते हुए कि वे लड़ाई में टिक नहीं पाएंगे। जीन तब पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और हमारा एमसी कहता है कि इससे दूर रहें। एक दृढ़ नजर के साथ वह समूह को नजरअंदाज करने और जंगल पार करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेता है। कुछ समय बाद वे एक नदी पर पहुंचते हैं और लड़का क्षेत्र के आकार से हैरान है। भले ही रास्ता लंबा है, वह कहता है कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। अचानक सुकासा चलना बंद कर देता है और भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसने क्षेत्र में कुछ अजीब नोटिस किया है। अपने सिर पर हाथ रखकर वह शिकायत करता है कि जब से उसने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है केवल विचित्र चीजें ही हुई हैं और इसलिए चिढ़कर वह चिल्लाता है कि जो कोई भी वहां छिपा है वह तुरंत बाहर आ जाए। खामोशी का सामना करते हुए हमारा एमसी निर्णय लेता है कि वह घुसपैठिए को खुद को दिखाने के लिए मजबूर करेगा। इसके साथ उसके हाथ में एक बैंगनी प्रभामंडल दिखाई देता है और वह अपने ट्रैप क्रिएशन का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। एक शक्तिशाली चीख के साथ वह धमकी देता है कि यदि घुसपैठिया छिपा रहता है तो वह अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। अचानक एक घबराया हुआ आदमी चट्टानों के पीछे से बाहर आता है और उसे न मारने की विनती करता है। आदमी हताशा में कहता है कि वह सिर्फ एक साधारण नागरिक है जो वहां से गुजर रहा था। इसके बाद वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और राक्षस का भोजन न बनने की भीख मांगता है। हमारा एमसी उसके कहे से भ्रमित है और सोचता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। एक पल बाद मिमी कहीं से प्रकट होती है और बेचारे आदमी को और भी डरा देती है। वहां से वह समझ जाता है कि उसके अजीब साथियों के साथ उस आदमी का डरना स्वाभाविक है। इसके साथ सुकासा गलतफहमी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह एक स्वतंत्र शिकारी है। आदमी इस खुलासे से हैरान है और पूछता है कि क्या वह वास्तव में एक शिकारी है। पुष्टि होने पर आदमी उसके पैर पकड़ लेता है और हताशा में मदद की भीख मांगता है। वह समझाता है कि वह रास्ता भटक गया है और हमारे एमसी से उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहता है। हमारा नायक सोचता है कि यह एक समस्या है क्योंकि वह इस समय बहुत जल्दी में है। जल्दी के बावजूद वह सोचता है कि यहाँ राक्षस प्रकट होते हैं और आदमी को बस छोड़ देना बुरा होगा। इसके साथ उसे शिकारियों का समूह याद आता है और वह उनसे उस आदमी की रक्षा करने के लिए कहने के बारे में सोचता है। वह फिर मुस्कान के साथ कहता है कि वह उसकी रक्षा के लिए एक एसोसिएशन स्क्वाड ढूंढ लेगा। आदमी हताशा में जश्न मनाता है क्योंकि वह बच गया है और आखिरकार सुरक्षित घर जा सकता है। अचानक मिमी उसे एक बार फिर डराती है और आदमी प्राणी को देखकर शुद्ध घबराहट में चिल्लाता है। सुकासा अपने सहयोगी को डांटता है और छोटे राक्षस के व्यवहार के लिए आदमी से माफी मांगता है, लेकिन वह सोचता है कि इस तरह के राक्षसों के साथ घूमना खतरनाक है और एसोसिएशन का ध्यान आकर्षित करता है, और इसलिए वह जीन को मिमी के साथ वहीं इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वह अकेले आदमी का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। एल्फ आदेश से सहमत हो जाती है और हमारा एमसी आदमी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। फिर वे दोनों शिकारी दल को खोजने के लिए जंगल की ओर चलना शुरू करते हैं। आदमी टिप्पणी करता है कि एक शिकारी को पाकर राहत मिली है और वह अब सुरक्षित है।
लेकिन हमारा एमसी उसे अपनी सावधानी न छोड़ने की चेतावनी देता है, क्योंकि कोई भी राक्षस किसी भी क्षण हमला कर सकता है। चेतावनी सुनकर आदमी एक दुष्ट मुस्कान देता है और एक मनोरोगी नजर के साथ कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि शिकारी मूर्ख है और उसे केवल राक्षसों से ही नहीं डरना चाहिए। अचानक वह हमारे नायक को नीचे गिराने के लिए अपने हाथ में पीली ऊर्जा के साथ पीछे से हमला करता है। लेकिन हमारा एमसी पहले से ही तैयार था और अचानक हुए वार से बचने के लिए एक जाल बनाता है। ठग हैरान है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। जवाबी हमला करने वाला जाल हमलावर के चेहरे पर सीधे वार करता है, एक शक्तिशाली घूंसे के साथ। प्रभाव के साथ आदमी दूर जा गिरता है और हमारा नायक कहता है कि वह पूरे समय इसी की उम्मीद कर रहा था। वह आगे कहता है कि उसे इस क्षेत्र में दुर्भावनापूर्ण बदमाश शिकारियों के बारे में पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। जमीन पर लेटे हुए आदमी एक दुष्ट मुस्कान देता है और पुष्टि करता है कि वह उन बदमाश शिकारियों में से एक है। फिर भी वह हार नहीं मानता और अपनी एक विशेष क्षमता दिखाने के लिए खड़ा होता है। एक विजयी मुस्कान के साथ वह एक नीली तलवार प्रकट करता है और पूछता है कि क्या हमारे नायक ने ध्यान दिया कि उसने इसे चुरा लिया है। हालांकि हमारा एमसी सदमे में है, क्योंकि वह उस हथियार को कहीं से पहचानता है। उसे याद आता है कि यह वही मिस्टिक लाइट ब्लेड है जो उसे दूसरे क्षेत्र के बॉस से मिला था। चोर फिर लड़के का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने ऐसा होने देकर बहुत लापरवाही की। वह समझाता है कि उसने हमला होते ही अपने कौशल का उपयोग किया ताकि प्रतिद्वंद्वी की सबसे दुर्लभ वस्तु को लिया जा सके। उसकी क्षमता को रेरिटी स्टील कहा जाता है और इसका उपयोग दुश्मन के सबसे मजबूत उपकरण को लेने के लिए किया जाता है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ ठग शेखी बघाड़ता है कि यह उसकी महान विशेष क्षमता है। वहां से वह सब कुछ लेकर आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि इस तरह के ओपी कौशल के साथ वह बस अजेय है। लेकिन अचानक उसके नीचे एक नीला जादुई घेरा दिखाई देता है और उसे नुकीली वाइन्स में फंसा लेता है। ठग हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि आखिर पतली हवा से एक जाल कैसे प्रकट हो गया। इसके साथ लताएं उसे मजबूती से बांध लेती हैं और हवा में उठा देती हैं, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। वह बाइंडिंग वाइन ट्रैप है जो जंगल में घुसपैठ करने वालों को बेरहमी से पकड़ लेता है। हमारा एमसी तब कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और वह सिर्फ एक खतरा था जो वहां पहले से मौजूद था। एक हल्की मुस्कान के साथ वह खुलासा करता है कि उसने उसे जानबूझकर कंटेनमेंट ट्रैप की ओर फेंका था। वह समझाता है कि अपने स्कैन के साथ वह खतरों के स्थान को पहले से देख सकता है। हाथ में तलवार लिए वह चेतावनी देता है कि यहां केवल ठग के पास ही हो, कौशल नहीं है। और इसलिए वह पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक वापस मिली वस्तु का उपयोग नहीं किया है। आदमी की गर्दन पर ब्लेड रखकर वह लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा एमसी तब उसे नए हथियार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए अपना गिनी पिग बनने के लिए आमंत्रित करता है। शुद्ध घबराहट में हमलावर उसे न मारने की भीख मांगता है और कहता है कि वह उसे एक बड़ा रहस्य बताएगा। वह खुलासा करता है कि वह इस विशिष्ट क्षेत्र में छिपे हुए अल्ट्रा रेयर आइटम का स्थान जानता है। हमारा नायक जानकारी से हैरान है और सोचता है कि क्या यह वास्तव में सच है। संदिग्ध नजर के साथ वह सवाल करता है कि आखिर आदमी को ऐसी बात कैसे पता है। आदमी चिल्लाता है कि यह सच है और वह जानता है कि छिपी हुई वस्तु कहां है और उसे जाने देने के लिए कहता है। संदिग्ध नजर के साथ हमारा एमसी पूछता है कि क्या वह वास्तव में स्थान जानता है। सुकासा सोचता है कि उसने प्रवेश करते ही स्कैन का उपयोग किया था, लेकिन उसे कोई संभावित स्थान नहीं मिला। वह विचार करता है कि यदि वस्तु बहुत सारे जालों वाली जगह पर होती तो यह बहुत आसान होता। आमतौर पर दुर्लभ वस्तुएं कई खतरों से सुरक्षित होती हैं और उसका कौशल उसके लिए एकदम सही है। हालांकि कभी कभी वे दूरदराज के स्थानों पर होती हैं और उस मामले में उसकी शक्ति ज्यादा मदद नहीं करती। इस पर वह अनुमान लगाता है कि इस बार खजाना उन न पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में से एक में है। अचानक जीन दिखाई देती है और चिंता से पूछती है कि क्या उसका मालिक ठीक है, और वह उसे पुकारता है। एल्फ समझाती है कि उसने लड़ाई की आवाजें सुनी और लड़ाई में मदद करने के लिए मिमी के साथ दौड़ी। हमारा एमसी उनकी चिंता से खुश है और डराने के लिए माफी मांगता है। वह फिर एल्फ को समझाता है कि यह आदमी एक बदमाश शिकारी है जिसे उसने अभी पकड़ा है। इसके साथ जीन स्थिति को समझ जाती है और अपने मालिक से अंतिम प्रहार उस पर छोड़ने के लिए कहती है। वहां से योद्धा ठग की ओर धमकी भरी नजर के साथ अपनी तलवार तैयार करती है। आदमी की आंखें शुद्ध आतंक में फटी रह जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उसका अंत निकट है। हताश होकर वह एल्फ को रुकने के लिए चिल्लाता है और उनसे सुनने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ है। हताश होकर आदमी चिल्लाता है कि उसने छिपी हुई वस्तु का सुराग देखा है और वह झूठ नहीं बोल रहा है। इस पर हमारा एमसी और जीन ठग को बहुत संदिग्ध नजर से घूरते हैं। खुद को बचाने के लिए वह उन्हें बताने लगता है कि वह घात लगाने के लिए एक शिकारी की तलाश कर रहा था। ठग समझाता है कि ऐसा करने के लिए वह एक अलग थलग घाटी में गहराई तक चला गया।
अचानक उसके सामने की चट्टान हिलने लगी और अजीब तरह से हिलने लगी। वहां से लाल आंखों वाला एक विशाल पत्थर का राक्षस उसके ठीक सामने प्रकट हुआ। अधीर होकर सुकासा पूछता है कि आखिर उसका छिपी हुई वस्तु से क्या लेना देना है। आदमी चिढ़ जाता है और उसे बेवकूफ कहता है, ये कहते हुए कि जवाब काफी स्पष्ट है। वह चिल्लाता है कि इतना मजबूत और सख्त राक्षस निश्चित रूप से खजाने की रखवाली कर रहा होगा। एमसी को यह विचार थोड़ा बहुत सरल लगता है, लेकिन सोचता है कि यह संभव हो सकता है। इसके साथ जीन अपने मालिक को चेतावनी देती है कि आदमी पर विश्वास करना खतरनाक है, लेकिन असंभव नहीं। वह समझाती है कि शिकारियों को चकमा देने के लिए वस्तुएं कभी कभी साधारण स्थानों पर होती हैं। जीन ने जो कहा उसके कारण हमारा नायक निर्णय लेता है कि उस पर विश्वास करना सार्थक हो सकता है। अनिच्छा से वह अपनी जादुई तलवार निकालता है और उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह चेतावनी देता है कि वे वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि यह श्योरी को खोजने में मदद कर सकती है। हमारा एमसी ठग को लताओं को हटाए बिना उन्हें पत्थर के राक्षस तक ले जाने के लिए कहता है। अचानक उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह जंगल के बीच में एक अजीब सी चमक देखता है। एक पल बाद हवा को चीरती हुई तलवार की आवाज पर लड़का सतर्क हो जाता है। सुनहरी चमक तेज गति से उनकी ओर बढ़ती है, जो एक शक्तिशाली हमले का संकेत देती है। वह सदमे में मुड़ता है, क्योंकि उसे किसी के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। कहीं से भी रहस्यमयी शिकारी लताओं को काट देती है और हमारा एमसी वार से खुद को बचाने के लिए पीछे कूद जाता है। जाल खुल जाता है और ठग आखिरकार लताओं से मुक्त होने में सफल हो जाता है। जीन और मिमी चिंता में दौड़कर आते हैं, लेकिन सुकासा कहता है कि वह ठीक है। योद्धा तब उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, क्योंकि वह अपने बुरे कामों के साथ बहुत आगे बढ़ गया है। वह कहती है कि उसने बदमाश शिकारियों के बारे में सुना है और उसे यकीन है कि वह उनमें से एक है। एमसी हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह वही एस रैंक शिकारी है जो बॉस की तलाश कर रही थी। इस बीच जीन नोटिस करती है कि उसके समूह के अन्य शिकारी भी प्रकट हो गए हैं। पुरुष एल्फ और छोटी मिमी को घेर लेते हैं, किसी भी क्षण उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है कि वह नीच बदमाश शिकारी को हराने और उन्हें खत्म करने जा रहा है, और इसलिए वह झपटता है और क्षेत्र के अन्य राक्षसों के साथ छोटे राक्षस पर हमला करता है। हमारा एमसी जीन को सावधान रहने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ गलत समझ लिया है। शिकारी हमला करता है और लड़का वार से बचाव के लिए एक शील्ड ट्रैप बनाता है। एब्रप्ट शील्ड एक कमजोर लकड़ी का जाल है, जो कठिनाई के साथ हमलों को रोकने के लिए कहीं से भी प्रकट होता है। वह शिकारी की ताकत को रोकने में सफल रहता है और दर्द में अपने दांत पीसता है। जीन चिल्लाती है, अपने मालिक के लिए चिंतित, लेकिन शिकारी दृश्य से विचलित नहीं होती। महिला कहती है कि यह तथ्य कि वह दुष्ट प्राणियों को आदेश देता है, इस बात का प्रमाण है कि वह दुष्ट है। वह उसे निष्कर्ष पर न पहुंचने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि वह गलत व्यक्ति से लड़ रही है। इस बीच ठग अपने भाग्य पर जश्न मनाता है और वहां से निकलने का फैसला करता है। जीन तब पूछती है कि क्या उसका मालिक चाहता है कि वह इन सभी शिकारियों का सफाया कर दे। शिकारी सदमे में है और एल्फ ने उनसे जो कहा उस पर अवाक है। इस पर हमारा एमसी उसे मना करता है और उसे मिमी को पकड़ने और अभी वहां से निकलने के लिए कहता है। जीन आदेश समझ जाती है और कहती है कि वह उनकी रक्षा के लिए तुरंत वहां से हट जाएगी, और इसलिए वह शिकारी के हमलों को आश्चर्यजनक फुर्ती से चकमा देती है। पुरुष उसकी गति से हैरान है और चिल्लाते हैं कि वे उसे पकड़ नहीं सकते। शिकारी गंभीर और केंद्रित नजर के साथ दृश्य को देखती है कि आगे क्या करना है। तलवार के प्रहार से शिकारी ढाल को तोड़ देती है और अगले हमले की तैयारी करती है। अन्य शिकारी दूर से देखते हैं जब वह हमारे एमसी की ओर झपटती है। महिला तब चिल्लाती है कि राक्षसों की चिंता न करें और दुष्ट नेता को घेर लें। सुकासा गंभीर नजर के साथ शिकारी को घूरता है और स्थिति से डरा हुआ नहीं लगता। वह अपने साथियों को भागने देने और वहां से लड़ने के लिए पीछे रहने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। योद्धा कहती है कि अब यह 4 के खिलाफ 1 है और उसके पास भागने के लिए कहीं जगह नहीं है। हमारा एमसी उससे कहता है कि वह गलतफहमी में न रहे, क्योंकि वह पीछे नहीं रहा है। हताशा में शिकारी भ्रमित हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वह आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वह कहता है कि कई खिलाफ 1 होना उसके नए हथियार के परीक्षण के लिए एकदम सही है। एक तेज हरकत के साथ लड़का युद्ध में मिस्टिक लाइट ब्लेड का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। वह फिर तलवार को अज्ञात जाल पर बेतहाशा नाचने के लिए चिल्लाता है। स्क्रीन प्रकट करती है कि हथियार एक अदृश्य शक्ति और अज्ञात प्रभावों वाला एक दुर्लभ आइटम है। एक दृढ़ नजर के साथ वह सोचता है कि इस हथियार की शक्ति अभी भी पूरी तरह से अज्ञात है, और इसलिए वह कहता है कि अब युद्ध में इसके वास्तविक मूल्य को निर्धारित करने का समय है। अन्य शिकारी उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि वह इतनी छोटी तलवार से क्या कर सकता है, लेकिन उनका नेता चिल्लाता है कि ए रैंक शिकारियों को कम मत समझो, और सब कुछ लेकर झपटता है। शिकारी तब उन्हें इंतजार करने के लिए चिल्लाती है, क्योंकि लापरवाही से हमला करना खतरनाक है। विचलित हुए बिना हमारा एमसी बैंगनी प्रभामंडल के साथ अपनी ट्रैप क्रिएशन को सक्रिय करता है। वहां से शिकारियों के हथियारों पर जादुई घेरे दिखाई देते हैं,
जिससे वे सदमे में रह जाते हैं। मुस्कान के साथ वह कहता है कि यह एक टेस्ट कथ होगा और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसलिए लड़का झपटता है और अपनी मिस्टिक लाइट ब्लेड को अपनी पूरी ताकत से नाचने के लिए चिल्लाता है। पिनबॉल पैनिक ट्रैप हथियारों को उछालकर उनके अपने मालिकों पर ही वार करवा देता है। शिकारी स्तब्ध है क्योंकि वह कहीं से भी जाल बना देता है और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वार के प्रभाव के साथ शिकारियों में से एक अचानक हुए हमले के दर्द में चिल्ला उठता है। जमीन पर लेटे हुए अन्य लोग शिकायत करते हैं कि चोट के कारण उनके शरीर में झंझनाहट हो रही है। उनमें से एक फिर अपने हाथ को देखता है और महसूस करता है कि कुछ बहुत गलत है। घबराहट में लड़का चिल्लाता है कि यह जहर है और उस पर जहरीला हमला हुआ है। हमारे एमसी का ब्लेड बैंगनी प्रभामंडल के साथ चमकता है, अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करते हुए। वह तब समझ जाता है कि हथियार की शक्ति उन लोगों पर नेगेटिव स्टेटसेस डालना है जिन्हें वह काटता है। लेकिन चूंकि यह एक अल्ट्रा रेयर आइटम है, उसका मानना है कि प्रभाव केवल इतना ही नहीं हो सकता। अचानक सुकासा सतर्क हो जाता है क्योंकि शिकारी अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर झपटती है। योद्धा अपनी सुनहरी तलवार से हमला करती है और हमारा एमसी अपनी ब्लेड से बचाव करता है। वह चिल्लाती है कि उसका उत्पात यहां समाप्त होता है और वह उसकी निगरानी में किसी और को चोट नहीं पहुंचाएगा। एक सटीक वार के साथ महिला ने उस छोटी तलवार को डिफ्लेक्ट कर दिया जिसे उसने उसकी दिशा में फेंका था। हमारा एमसी हैरान है क्योंकि उसका हथियार आसानी से फेंक दिया गया था। समय बर्बाद किए बिना वह एक नई हमला योजना के लिए अपना ट्रैप क्रिएशन सक्रिय करता है। इसके साथ ही ब्लेड हिलना शुरू कर देता है। जादुई धागों द्वारा अजीब तरह से नियंत्रित हथियार एक तीव्र नीले प्रभामंडल के साथ चमकता है और अगली चाल के लिए तैयार होता है। पपित मूवमेंट ट्रैप हथियार को अचानक पीछे से उस पर वार करवा देता है। वह निराश हो जाती है क्योंकि वह हमला चूक गई और महसूस करती है कि उसे जहर लगा है। हालांकि इस बार यह जहर नहीं बल्कि एक बर्फ का हमला है जो उसके कंधे को जमा देता है। मुस्कान के साथ सुकासा समझ जाता है कि ब्लेड का रंग हमले के प्रभाव को बदल देता है। खंजर स्वतंत्र रूप से हमले की विशेषताओं जैसे जहर या फ्रीज को बदल सकता है। शिकारी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार होती है। नकारात्मक प्रभावों के बावजूद वह चिल्लाती है कि जमाव उसे नहीं रोकेगा और वह एक गंभीर तकनीक का उपयोग करने जा रही है। शिकारी अपनी आंखें बंद करती है और अपने अगले बड़े हमले की तैयारी के लिए ध्यान केंद्रित करती है। तलवार पर अपने हाथों के साथ वह अपनी तकनीक के लिए एक शक्तिशाली सुनहरी आभा छोड़ती है और इसलिए योद्धा अपनी गुप्त तलवार स्लैशिंग ऑरा का उपयोग करती है। सब कुछ लेकर नाचो। हमारा एमसी ऊर्जा से स्तब्ध है और महसूस करता है कि वह बिल्कुल चकमा नहीं दे सकता। कोई विकल्प न होने पर वह अपनी ब्लेड से हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बल बहुत अधिक है। वार के प्रभाव के साथ उसका हथियार पकड़े रहने का कोई मौका दिए बिना दूर जा गिरता है। वहां से योद्धा लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सब कुछ लेकर झपटती है। निहत्था होकर हमारा नायक अपनी ब्लेड को उठते हुए देखता है और महसूस करता है कि वह मुसीबत में है। एक तेज हरकत के साथ शिकारी हवा में ही उसके हथियार को आसानी से पकड़ने में सफल रहती है। एक विजयी मुस्कान के साथ वह कहती है कि उसने दुष्ट तलवार पकड़ ली है और वह अब उसकी है। महिला तब चेतावनी देती है कि वह निहत्था है और नुकसान में है, उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है। अचानक योद्धा सदमे में आ जाती है क्योंकि एक सफेद धुआं उसे घेर लेता है। कहीं से भी उसके हाथ की तलवार एक ब्रांच में बदल जाती है और उसे एहसास होता है कि उसे एक नकली वस्तु से धोखा दिया गया है। उसकी आंखें शुद्ध सदमे से फटी रह जाती हैं क्योंकि वह सीधे उसके जाल में गिर गई। एक पल बाद हमारा एमसी असली हथियार के साथ उसके पीछे प्रकट होता है, हमला करने के लिए तैयार। एक सटीक वार के साथ वह शिकारी की पीठ पर मारता है और वह हमले के दर्द में चिल्ला उठती है। वह फिर माफी मांगता है और खुलासा करता है कि असली तलवार पूरे समय उसके हाथ में थी। हमारा एमसी कहता है कि जाल बनाने का मौका तब था जब उसने अपनी आंखें बंद की थीं। योद्धा हार नहीं मानती और चिल्लाती है कि एक एस रैंक शिकारी के रूप में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक ब्लेड का प्रभाव उसे लगता है और वह घुटनों के बल गिर जाती है, पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाती है। वह उसे खुद को ज्यादा जोर न लगाने के लिए कहता है क्योंकि वह अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। सुकासा खुलासा करता है कि हमला लकवा मार देता है और किसी भी हरकत को असंभव बना देता है और इसलिए वह उसे और अन्य लोगों को चेतावनी देता है कि वह उन्हें अब और चोट नहीं पहुंचाएगा और आराम करने के लिए कहता है। शिकारी भ्रमित है और पूछती है कि वह उन पर इतनी दया क्यों दिखा रहा है। वह कहता है कि उसका उन्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं है और वह गंभीर नजर के साथ बस व्यर्थ की लड़ाई को खत्म करना चाहता था। हमारा एमसी कहता है कि वह और कुछ नहीं करेगा और वह वहां से चैन की सांस ले सकती है। वह उसके पास जाता है और उसे विश्वास करने के लिए कहता है कि वह बदमाश शिकारी नहीं है। वह सहमत हो जाती है और कहती है कि तथ्य यह है कि उसने उन्हें खत्म नहीं किया। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह दुष्ट नहीं है। योद्धा तब गलतफहमी के लिए माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन एक अजीब शोर उन्हें बीच में ही रोक देता है। वे दोनों सतर्क हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वह आवाज क्या है जो कहीं से आई है। वह आवाज वास्तव में एक विशाल प्राणी के आने से हिलती हुई जमीन की थी।
इस पर ठग ने जिस पत्थर के राक्षस का उल्लेख किया था वह प्रकट होता है और उन दोनों का सामना करता है। हमारा एमसी प्राणी के आकार को देखकर सदमे में है और सोचता है कि वह क्या है। शिकारी तब चेतावनी देती है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह क्षेत्र का असली बॉस है। इसके साथ ही वह अपना उच्च प्रदर्शन सेंसर दिखाती है जो राक्षस की पहचान की पुष्टि करता है। दूर भाग निकले ठग को भी एहसास होता है कि वह एरिया बॉस है। हमारा एमसी मुड़ता है और उस बदमाश शिकारी को देखता है जो पहले भाग गया था। पत्थर का प्राणी तब अपना सिर उस आदमी की ओर घुमाता है जैसे कि वह उसका पीछा कर रहा हो। समय बर्बाद किए बिना राक्षस अपने पत्थर के घूंसे से हमला करता है, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देता है। प्रभाव के बल से बदमाश शिकारी दूर जा गिरता है और दर्द में चिल्लाता है। जमीन पर लेटे हुए वह खतरनाक स्थिति में पूरी हताशा में मदद की भीख मांगता है। अचानक उसके सामने एक बैंगनी रोशनी दिखाई देती है और वह उस आकृति को देखकर चौंक जाता है जो अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए प्रकट होती है। हमारा एमसी उस आदमी को घूरता है जो अपनी गर्दन पर ब्लेड देखकर डर से जम गया है। सुकासा पूछता है कि क्या वही राक्षस को यहां लेकर आया है। आदमी एक दुष्ट मुस्कान देता है और कहता है कि उसने उसे पहले ही घाटी के अविश्वसनीय राक्षस के बारे में चेतावनी दी थी और इसलिए वह समझाता है कि उसने राक्षस को जगाया और उसे शिकारियों के पीछे छोड़ दिया। वह स्पष्टीकरण जारी रखता है, ये कहते हुए कि यदि वह बस भागता तो भी उसका पीछा किया जाता। इस पर आदमी खुलासा करता है कि उसने समय बचाने और भागने के लिए राक्षस का उपयोग करने के बारे में सोचा था। हालांकि उसकी गणना गलत थी और अंत में वह अकेला प्राणी द्वारा पीछा किया जाने वाला व्यक्ति बन गया। हमारा एमसी इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि उसने यह सब किया, यह जानते हुए भी कि वह बॉस था। अचानक वह सतर्क होकर घूमता है क्योंकि विशाल प्राणी फिर से हमला करने वाला है। पत्थर का राक्षस अपना घूंसा उठाता है और उन दोनों को सब कुछ लेकर कुचलने की तैयारी करता है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ प्राणी जमीन पर वार करता है और हमारा एमसी बाल चकमा देता है। शिकारी तब सभी को पीछे हटने के लिए चिल्लाती है क्योंकि वे इस स्थिति में नहीं लड़ सकते। शिकारियों में से एक घबरा जाता है और हताशा में चिल्लाता है, खतरनाक स्थिति। योद्धा को एहसास होता है कि वह कमबख्त राक्षस उन्हें ही निशाना बना रहा है। अभी समय बर्बाद किए बिना सुकासा एक जादुई घेरे के साथ राक्षस का ध्यान खींचने के लिए अपनी ट्रैप क्रिएशन को सक्रिय करता है। वह अपने एक हमले का उपयोग करने और राक्षस को उकसाने के लिए तैयार हो जाता है। वह फिर चट्टानी सिर वाले को चुनौती देता है कि वह सामने आए क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी वही है। शिकारी लड़के के रवैये से भ्रमित है और सोचती है कि वह क्या कर रहा है। एक गुस्से भरी नजर के साथ पत्थर का राक्षस हमारे एमसी का सामना करता है और उसका बारीकी से पीछा करता है और इसलिए वह प्राणी को अपने पीछे आने के लिए चिल्लाता है। क्योंकि उसकी योजना अभी शुरू हो रही है, वह सोचता है कि उसे राक्षस को एक ऐसी जगह ले जाने की जरूरत है जहां लड़ना आसान हो और दूसरों से दूर हो। वहां से लड़का दौड़ता है और बॉस उसका पीछा करता है, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करते हुए। इस बीच जीन और मिमी एक नदी पर हैं और एल्फ को आभास होता है कि कुछ गलत है। वह मिमी को अपनी सावधानी न छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि पास में दुश्मन हो सकते हैं। योद्धा तब नदी के किनारे पहुंचती है और स्थिति को समझने की कोशिश करती है। अचानक वह चट्टानों के टूटने की आवाज सुनती है और पूरी तरह सतर्क हो जाती है। एक जोरदार कंपन जगह को हिला देता है और वे दोनों अपने सामने आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। पत्थर का राक्षस दिखाई देता है और हमारा एमसी उसके ठीक ऊपर है। जीन दृश्य देखकर सदमे में है और मिमी अचानक प्रकट होने से चौंक गई है। हमारा नायक अपनी सहयोगी का नाम चिल्लाता है, उसे ठीक वहीं पाकर हैरान है। वह फिर उन दोनों को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली है। एक दृढ़ नजर के साथ हमारा एमसी राक्षस पर सब कुछ लेकर झपटता है। वह चिल्लाता है कि वे इस एरिया बॉस को हमेशा के लिए हराने जा रहे हैं। वह कहता है कि मुकाबला अपरिहार्य है क्योंकि राक्षस उसे अपना मुख्य लक्ष्य मानता है। चिंतित नजर के साथ सुकासा सोचता है कि उन्हें किसी तरह उस सख्त शरीर को तोड़ना होगा। अचानक उनके पीछे एक सुनहरी चमक दिखाई देती है और हमारे एमसी का ध्यान खींचती है। शिकारी अपनी स्लैशिंग ऑरा डांस का उपयोग करती है और पत्थर के राक्षस पर सब कुछ लेकर हमला करती है। वार सीधे प्राणी पर लगता है, लेकिन सबके आश्चर्य के बीच उस पर एक खरोंच भी नहीं आती। एक शानदार कदम के साथ योद्धा हमारे एमसी के बगल में जमीन पर उतरती है। वह कहती है कि उन्होंने पकड़ लिया और उसे बॉस के खिलाफ उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए आमंत्रित करती है। हमारा एमसी हल्की मुस्कान देता है क्योंकि उसे उनके वापस आने की उम्मीद नहीं थी। शिकारी समझाती है कि उसकी वजह से उन्हें संभलने का समय मिला और वे ठीक हैं। हमारा नायक भ्रमित है और पूछता है कि आखिर वह अचानक उसका नाम कैसे जानती है। वह उसकी फाइल दिखाती है और कहती है कि उसके अकेले बॉस को हराने की अफवाहें फैल गई हैं। योद्धा तब खुद का परिचय असाहिना सुमुगी के रूप में देती है, जो एसोसिएशन की एक एस रैंक हंटर है। शिकारियों में से एक उसे बीच में रोकता है और एरिया बॉस के बारे में हताशा में चिल्लाता है। वह चेतावनी देता है कि राक्षस की रक्षा बहुत मजबूत है और कुछ भी उसे नुकसान पहुंचाता नहीं दिख रहा है। शिकारी आगे कहती है कि उसकी तकनीक भी राक्षस को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकी।
सुमुगी पूछती है कि क्या उसके पास इस दुर्जय शत्रु को हराने की कोई रणनीति है। उसका मानना है कि उसके जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति जल्दी से कोई योजना सोचने में सक्षम होना चाहिए। योद्धा तब उससे अपनी बुद्धि देने की विनती करती है और कहती है कि वे अपनी जान जोखिम में डालेंगे। हमारा एमसी सदमे में है, क्योंकि वह उसे मुश्किल से जानती है और पहले से ही उस पर इतना भरोसा कर रही है। वह सोचता है कि क्या वह एक अविश्वसनीय रूप से भोली शुभचिंतक है या इसमें कुछ और बात है। फिर भी वह सोचता है कि कम से कम अब उसके पास लड़ाई के लिए अतिरिक्त मारक क्षमता, फाइटिंग पावर है। अचानक उसे वह कंक्रीट का बक्सा याद आता है जिसे उसने देखा था और उसे एक नया विचार आता है। गंभीर नजर के साथ वह पूछता है कि क्या वे वास्तव में लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसा कि वह आदेश देता है। शिकारी हल्की मुस्कान देती है और हमारे नायक के प्रस्ताव से सहमत लगती है। अन्य शिकारी कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है, चूंकि उसने ही फैसला किया है और वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, और इसलिए पूरा समूह योजना शुरू करने के लिए पत्थर के राक्षस की ओर झपटा है। साथ मिलकर वे उस दुश्मन को टुकड़ों टुकड़ों में बिखेरने के लिए एक जाल बिछाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे